आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखिएगा इन क्वेश्चनों को आप कम से कम समय में कैसे लगाएंगे। यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 गुना अधिक है। 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना पी की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम है। क्यू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पहले पूरा स्टेप नहीं सॉल्व करना है। पहला स्टेप जो लिखा है ना, पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। ठीक है, आप ये मान के चलिए क्यू की आयु से है और क्यू की क्वेश्चन में हमसे वर्तमान आयु पूछी है। ठीक है ना, तो आप ऐसे मान के चलिए कि इनमें से कोई जो वैल्यू है वो पी मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि पी का आयु का 3 गुना यानी कि 3p, पी का 3 गुना जो है वो क्यू की आयु से 25 वर्ष अधिक है, यानी कि क्यू प्लस कितना है 25 प्लस है। ठीक है, क्यू की आयु से 25 प्लस अधिक है। अब ये वाला इक्वेशन आपको विकल्प बनाएगा, इससे जो भी आंसर बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस वाले क्यू की जगह पर हम सभी विकल्प रखकर देखते हैं, आपको सॉल्व कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपसे क्या बोला गया है, बोला गया है पहला विकल्प है 21। अगर आप इसकी जगह पर 21 रखते हैं तो यहाँ पर ये क्या होगा, 21 और 25 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 46। तो 46 तो 3 से विभाजित होता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, देखो इनको तरीके से लिख के बता देते हैं आपको। ठीक है, इस क्यू की जगह पर आपको वैल्यू रखना है। ठीक है, पहला ऑप्शन वेरीफाई किया हमने, जैसे मान लेते हैं, देखो कोई भी ऑप्शन रखा जाएगा तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल 3 से डिवाइड होगा। क्यू की जगह हमने 21 रख के देखा, 21 प्लस में आपका 25 रखेंगे तो जो कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा, और ये 3 से विभाजित नहीं होता है तो आंसर गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 16 वाला, इस 16 के साथ अगर 25 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 41। 41/3 करेंगे तो ये में भी भाग नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 19 ऑप्शन चेक करेंगे तो 19 प्लस में 25 अगर इसको ऐड करते हैं तो ये कितना होता है 44। तो 44 में भी ये हमारा क्या है बटा 3 कर देंगे, अगर 3 का भाग नहीं जाता है तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो बचा कुछ आंसर हमारा 17 ही होगा, लेकिन इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 17 प्लस में 25, तो अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना बनता है हमारा, ये बन जाता है 42। 42 पता है आपको 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये कितना 14 बना देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमारा 3p बन रहा था, इससे कोई ऐसा वैल्यू लेना था कि जिससे हमारा ये इस तरफ वाला कट जाए, तो सिर्फ एक ही डी ऑप्शन रखने पर ये हमारा कट रहा है। इसका मतलब आंसर क्या है, डी ऑप्शन ही होगा। ठीक है, तो विकल्प के माध्यम से बताया जा रहा है, बहुत ही आसान तरीके से आपको सभी क्वेश्चन करके जाना है। और इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी रेलवे के एग्जाम ने बहुत पूछे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ग्रुप डी का, देखिएगा कि लिखा क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा हम बताएं आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले कुछ टाइम यहाँ पर देख लें, ये जो है अनुपात ए अनुपात बी में अनुपात बांटा गया है, क्योंकि यही तो दिया है। ए अनुपात बी का अनुपात क्या है 3 है, 3:2 है। ठीक है, इतना हो गया। ये जो अनुपात आया है कितने वर्ष बाद आया, 5 वर्ष बाद आया है। ठीक है ना, तो एक काम कर लेते हैं, सभी में 5 वर्ष जोड़ लेंगे विकल्प में, क्योंकि हमसे ए का ही पूछा है, तो ए के वाले में हम क्या करेंगे 5 वर्ष जोड़ लेंगे, और पहले वाले अनुपात से हम 3 से भाग करके देखेंगे, कट जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 11 5 16 होगा, ये 3 से विभाजित नहीं होता है, गलत है। 19 में 5 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 24 हो जाएगा। तो एक बार इसको कह सकते हैं कि ये आंसर आ सकता है, अभी पूरा चेक करना है। ठीक है, 39 में अगर 5 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 44 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करता है। 29 में अगर 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है 34 होता है, तो ये भी आपका 3 से नहीं करता है, यानी कि 3 से कटने वाली सिर्फ एक ही संख्या थी। तो इसका आंसर क्या होने वाला था आपका 19। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चेक कर भी सकते हैं, वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है ना, और इनको और भी निकाल के देख सकते हैं, इन दोनों का अनुपात है, हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं विकल्प में आंसर हमारा क्या आया 19, लेकिन देखेंगे इनका आयु का योगफल कितना था 30 था। 5 वर्ष बाद अगर हम दोनों को बढ़ाएंगे, 5 5 दोनों की बढ़ जाएगी, यानी कि 10 वर्ष बढ़ेगा। 10 वर्ष बाद इनका कितना 40 हो जाना चाहिए था योगफल। तो 3 और 2 मतलब टोटल कितना 5 का अनुपात था। 5 एकम 5, 5 से 5 के 5 अट्ठे 40, तो एक अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पहले वाले में रखेंगे मान, तो ये कितना होगा 8 या 24 हो जाएगा। दूसरे वाले में रखेंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा। अब हमसे ये 24 तो मान पूछा नहीं है,
हमसे पूछा है वर्तमान, तो इसमें से हम 5 घटा देंगे तो हमारा क्या बनेगा 19। 19 वर्ष ही हमारा राइट आंसर था। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान है। केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है और 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:12 हो जाएगा। केशव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। चलिए एक बात बताएं आपको, एक काम करें, क्वेश्चन में बोला है विपुल और केशव। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा किसका है, केशव की। तो केशव कौन सी नंबर पर है, पहले नंबर पर। पहले नंबर पर अनुपात 9 है, पहले नंबर पर अनुपात 13 है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, अगर 12 वर्ष जोड़ दें इस आयु में, देखो वर्तमान तो ये है, लेकिन 12 वर्ष जोड़ने पर हमारा अनुपात कितना 13:44 13:14 हो रहा था ना। यानी कि सभी में अगर 12 जोड़ लेते हैं और पहले वाले से अगर 13 अनुपात से ये डिवाइड हो जाता है तो हमारा सही है। यानी कि अगर हम पहले वाला विकल्प चेक करें, 27 में अगर 13 जोड़ेंगे, 27 में अगर हम 27 में अगर 12 जोड़ेंगे, 27 में 12 ही तो जोड़ना, 12 वर्ष बाद लिखा है। 27 12 कितना 39 होता है, 39 ये हमारा 13 से डिवाइड हो जाता है। बिल्कुल 13 या 39 बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। और भी देख लें क्या, और भी देख लें क्या। ठीक है, चलिए इतना हो गया। और अगर और कोई देखते हैं, जैसे हमारा 30 वाला ये हो जाएगा 42, ये कितना हो जाएगा, इसमें 12 जोड़ा जाएगा अगर, तो ये कितना हो जाएगा 42। तो 42 तो आपका 13 से डिवाइड होता नहीं है। 39 में अगर 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 51। तो 51 में भी ये नहीं कटता है 13 से। 42 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54। तो 54 भी आपका डिवाइड नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। या हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कि आप ये समझ लीजिए कि 9 और 10 का अनुपात पहले है, तो आपसे केशव का पूछा है तो केशव का 9 अनुपात है, तो 9 से डिवाइड होने वाली संख्या ही हमारा आंसर होगी। तो 30 इससे होता नहीं है, 39 होता नहीं है, 42 होता नहीं है, तो आपका 9 या 27 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही होना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। रश्मि की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। ठीक है, वर्षों में कितनी है यही पूछा है ना। तो देखिएगा, आपसे पूछा किसका है, रश्मि की वर्तमान आयु। रश्मि कौन सा अनुपात है, दूसरा वाला। दूसरा अनुपात क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो पहले तो ये चेक कर लीजिए कि पहले 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। 15 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, 12 और 8 रहेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 3 साल बाद। एक काम करते हैं, इस वाले में 3 साल ऐड कर दें तो ये 11 हो जाएगा, इस वाले में 3 साल ऐड कर दें तो ये 15 हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला अनुपात 5 था ना, ये 5 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये 5 से विभाजित है, तो ये नहीं है। 5 से विभाजित है, हाँ ये दूसरा वाला है, मतलब डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन विकल्प के माध्यम से कर सकते हैं। लगभग लगभग 80% क्वेश्चन आपका एज प्रॉब्लम का विकल्प से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्रमशः 11:9 होगी। सतीश की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यही क्वेश्चन तो था अभी यार, हमसे सतीश का पूछा है। सतीश कौन सा, दूसरे नंबर पर, यहाँ दूसरे पर 4 है, यहाँ दूसरे पर 9 है। तो सबसे पहले तो 4 से डिवाइड होना चाहिए। 22 होता नहीं है, 21 होता नहीं है, 23 होता नहीं है, 4 हो जाता, 24 हो जाता है। तो इसका मतलब पहले से आंसर 24 हो जाएगा। आंसर सही है। क्या एक बार दूसरा वाला अनुपात वेरीफाई कर लें, बिल्कुल करेंगे। क्वेश्चन में बोला है 3 वर्ष पश्चात, क्या हम इसमें 24 में 3 वर्ष जोड़ दें तो ये 27 बन जाएगा। और क्या ये 9 से डिवाइड है, बिल्कुल 9 या 27, ये बिल्कुल सही है आपका आंसर, परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आप उनमें कोई सा भी विकल्प रखते तो नहीं आता। ठीक, ठीक है ना। तो दोनों हमारा इसमें इक्वेशन फॉलो हो जाता है डी ऑप्शन में। अगर ट्रिक पसंद आ रही है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। मोहित की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, अच्छा एक काम करना है हमें, क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है, 12 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो इसमें हम एक काम करेंगे, इस पूरे वाले इक्वेशन में ये तो चेक कर नहीं सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाए। हमसे पूछा किसका है, पहले वाले इक्वेशन को अगर हम थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दें तो आप एक बात समझिए, पहला वाला लाइन ये वाला है, इसको अभी छोड़ कर रखें। ठीक है, अब ये वाला लाइन देखा हमने, और पहले क्या रितेश और मोहित है, यानी कि मोहित की पूछा है, रितेश की आयु मोहित की आयु से अधिक है, यानी कि मोहित वाला छोटा है। वो बोला है 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि इनमें से कोई सा भी वैल्यू है हम मोहित की मान लें, क्योंकि मोहित की ही पूछा है हमसे। अगर मोहित को हम अगर पूछेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे मोहित लिखा है ना,
मोहित को हम मान लेते हैं इनमें से कोई सी 24 वैल्यू मानेंगे, 24 मान लेते हैं, ठीक है। ये कौन हो गया? मोहित। और अगर रितेश का वैल्यू चाहिए तो ये कितना 12 अधिक होना चाहिए इसका, तो 12 अधिक होगा 24 से, ये कितना होगा 36। फिर अब अगर आप इसमें क्वेश्चन को दूसरा अप्लाई करें, ये लिखा है 17 वर्ष पूर्व, 17 वर्ष अगर इसमें से घटाएंगे तो ये कितना होगा 19, और इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। तो क्या ये आपकी 4 गुनी हो रही है? नहीं हो रही है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही हमने 27 को ऑप्शन लिया। 27 अगर हमने मोहित की वैल्यू मान ली है, मोहित की एज मान ली है, तो जो रितेश की एज होगी इससे 12 अधिक होगी, यानी कि 27 में 12 जोड़ेंगे 39 हो जाएगी। अगर हम इसमें से हम 17 घटा देंगे पहले वाले में से भी, तो ये कितना बनना चाहिए 22, और दूसरे वाले में से 17 घटाएंगे तो 10। क्या ये 10 और 22 का जो गुणनफल है, या 10 22 जो है 4 गुना है? नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा है 18 ऑप्शन। अब देखिएगा तीसरा 18 है, अगर मोहित को हम 18 माने तो 12 अधिक जो रितेश होगा कितना हो जाएगा? 18 12 30 हो जाएगा, ठीक। अगर इसमें से हम पहले वाले में से 17 घटा दें, 17 घटाएंगे तो कितना बनेगा 13, और दूसरे वाले में से इसमें 1 बनेगा। क्या ये डबल है? क्या ये सॉरी क्या ये 4 गुना है 1 का 13 में? ये भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा तीसरा। चौथा ऑप्शन होना चाहिए आंसर बिल्कुल, लेकिन आपको चेक कर लेना है कि अगर हम मोहित को 21 माने तो रितेश को कितना मानना पड़ेगा? मोहित को अगर रितेश होगा, रितेश को कितना 12 अधिक यानी कि 33 मानना चाहिए। अगर इस वाले में से अगर हम 33 में से 17 घटाएंगे तो ये बनेगा 16, और इसमें से 17 घटाएंगे तो ये बनेगा 4। क्या ये 16 4 गुना है 4 का? बिल्कुल, ये वाला वेरीफाई हो गया है। तो इसका हम मतलब कह सकते हैं जो ऑप्शन डी होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु कितनी होगी? अब एक बात बताइए आप, कोहली का जो अनुपात है, वैसे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कोहली की आयु पूछा है, रोहित की आयु 3 वर्ष कम है, ठीक है। कोहली के पूछा है तो कोहली और रोहित का अनुपात, कोहली और रोहित का अनुपात हमसे क्या दिया है 7:8, ठीक है। 7:8 दिया है, ठीक है। अब एक बात याद रखिए कि इनमें से कोहली का जो कोहली हो गया, एक तरफ रोहित हो गया, इनका जो अनुपात है वो 7:8 है, और हमसे पूछा किसका है? कोहली का ही पूछा है, यानी कि 7 अनुपात का ही वैल्यू पूछा है। तो एक बात बताइए, 7 अनुपात का जो वैल्यू है, जो 7 से कट जाएगा वही आंसर होगा, क्योंकि पूर्णांक में वैल्यू दिया है। तो 18 कटता नहीं है, 24 कटता नहीं है, 27 कटता नहीं है, 21 कट जाता है, तो ए ऑप्शन होना चाहिए। फिर भी इसको एक बार लगा कर देख लेते हैं, ठीक है, या वेरीफाई कर लें। तो एक काम करेंगे, आपको पता है कि इसकी जो आयु है, इसकी जो आयु है कोहली की, वो 3 वर्ष कम है, यानी कि अगर कोहली को हम 21 वर्ष मानेंगे तो रोहित को हमें कितना 3 वर्ष अधिक यानी कि 24 मानना चाहिए, तभी तो 3 वर्ष कम होगा हमारा कोहली का, ठीक है। 3 से भाग करेंगे 3 7 21, 3 से 13 8 24, देखिए 7:8 आ गया, बिल्कुल वेरीफाई हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकेंगे। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखेंगे लिखा है वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज याद रखिए, यहाँ पर बोला क्या है कि इसमें पुत्री की आयु पूछा गया है। पहला रिलेशन क्या है पिता और पुत्री में, कि पुत्री की आयु है वो 3 गुनी है, यानी कि अगर इसमें से पहला विकल्प उठाया जाए आपसे कि अगर पुत्री को, यहाँ पर देखो एक तरफ पिता हो जाएगा, एक तरफ पुत्र हो जाए पुत्री हो जाएगी, ठीक है। अब एक मान के चलिए, अगर पुत्री को हमने 15 माना है तो जो 3 गुना होगा वो पिता होगा, यानी कि 45 हो जाएगा। तो दूसरी बात क्या लिखी है 10 वर्ष बाद, अगर 10 वर्ष इसमें जोड़ दें तो ये 55 हो जाएगा, और 10 वर्ष इसमें जोड़ दें तो ये 25 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है 2 गुनी होती है, क्या ये 25 55 का डबल हो रहा है? 55 डबल हो रहा है, गलत है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगली चीज लिखेंगे 5 अगर हम पुत्री की मान लेंगे तो 15 हमें पिता की मानना पड़ेगा, 3 गुना है। अगर 10 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 10 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो क्या ये 25 15 का डबल है? गलत, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत है। 20 वर्ष वाला क्वेश्चन उठाकर देखते हैं। अगर हमने 20 लिया पुत्री को तो हमें 60 लेना पड़ेगा पिता को। अगर इसमें 10 कम करेंगे, अगर इसमें सॉरी 10 जोड़ना था, 10 जोड़ना है ना, 70 हो जाएगा ये, और 10 इसमें जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो क्या ये 30 और 70 का डबल है? 30 का डबल 17 है, 70 है, तो नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी ही आंसर होगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं कि अगर पुत्री को 10 माना हमने तो पिता को हमें 30 मानना चाहिए, 3 गुना हो जाएगा। 10 इस वाले में जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 10 इसमें जोड़ेंगे तो ये 20 हो गया।
क्या 20 ये डबल हो रहा है? बिल्कुल, ये 2 गुना हो रहा है। क्वेश्चन में यही तो बोला था 2 गुना होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप विकल्प के आंसर कर रहे हैं। आगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको लिए। राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनकी आयु का योग 26 है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है। यानी कि जो राधा है वो क्या है, रमा से बड़ी है। तो ये क्या है, राधा को हम बड़ा मानेंगे, बड़ी, और इसी रमा को छोटी। ठीक है, और आपको दिया क्या है, दोनों की आयु का अंतर 6, मतलब एक को x एक को y मानेंगे, दोनों का अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और दोनों का योग कितना दिया है 26, तो x प्लस वाई बराबर मानेंगे 26। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन हम कई बार आपको बता चुके हैं। कभी भी एक चीज़ प्लस में एक चीज़ माइनस में दी हो तो जब भी बड़े की बात की जाए, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा था, बड़ा ही पूछा जा रहा था, तो जब भी बड़े की बात की जाए तो दोनों को जोड़कर भाग कर देते हैं 2 से। तो 26 और 6 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, बटा में 2 करेंगे तो ये कितना आएगा 16। 16 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप घटा के 2 का भाग करते तो हमारा छोटा आंसर हो जाता रमा का। तो इसमें आंसर जो आएगा वो राधा का आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से देखेंगे, कुछ क्वेश्चन और महत्वपूर्ण लेकर आए हैं आपके लिए। 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। ठीक है, 3 वर्ष पहले अगर हमसे बात की जाए, आगे देखिए, 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु की 4 गुने से 6 अधिक होगी। तो उसकी पोते की वर्तमान आयु क्या है? देखिएगा, इसमें क्या है, आपको थोड़ा ये दिमाग लगाना पड़ सकता है। ठीक है, ये विकल्प के माध्यम से बताना पड़ेगा। ठीक है, आप एक बात समझिए, आप इसको, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी है और उसका एक पोता है, दोनों की आयु कितनी 6 गुनी है। मतलब अगर एक तरफ हम आदमी लिख लें, एक तरफ हम आदमी लिख लें और एक तरफ हम पोता लिख लें, अगर इनका रिलेशन देखा जाए, पहले का 8 वर्ष है तो दूसरे का हमें 6 गुना 48 लिखना चाहिए। ठीक है, फिर हम करेंगे 3 वर्ष बाद, अगर हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 51, इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11। तो क्या ये वेरीफाई होता है? एक बार चेक करें, क्या लिखा है, 4 गुने से 6 अधिक, 11 का 4 गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 और 6 जोड़ेंगे अगर हम तो ये कितना 50 होगा, 44 और 6 जोड़ेंगे तो 50 होगा, ये 51 तो आएगा नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, दूसरा चेक करें क्या, चलिए इसको में हम दूसरा चेक करते हैं। अगर हमने पुत्र की जो पोता है उसका वैल्यू 15 लिया है, तो हमें जो जो आदमी है उसका वैल्यू 6 गुना 15 छक्का 90 होना चाहिए। अगर इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये 93 बन जाएगा। ठीक, और 3 इसमें जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या ये 18 का 4 गुना करते हैं तो 18 चौकी 72 हो जाएगा, 72 में 6 जोड़ते हैं तो ये क्या ये 93 बनता है? नहीं बनता है ना, तो ये ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम 10 का चेक करेंगे तो एक तरफ 10 लिखेंगे, एक तरफ 10 का 60 लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों में 3 जोड़ेंगे तो ये 63 बन जाएगा, ये हमारा 13 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा इसका 4 गुना करेंगे तो ये कितना 13 चौके 52 हो जाएगा, 52 में 6 ऐड करेंगे, क्या ये हमारा 63 बनता है? तो नहीं, ये वाला भी गलत है ऑप्शन। तो अब बचा कुछ आंसर ही होगा, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, अगर एक को हमने 12 माना तो 12 छिन एक को 72 मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर 3 वर्ष जोड़ दें हम दोनों में तो ये अगर 3 जोड़ेंगे तो ये 75 वर्ष बन जाएगा, और 3 जोड़ेंगे तो ये 15 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ने में गलती किया है, यहाँ पर ये देखिएगा, दोबारा से सॉल्व करेंगे। यहाँ 3 वर्ष पहले लिखा था और 3 वर्ष बाद की पूछा है, यानी कि जो आपका आदमी है और जो उसका पोता है उनका जो रिलेशन है वो 3 वर्ष पहले का बताया गया है कि इनका 1 है और इनका 6 गुना है। यानी कि इनको अगर जैसे हम सीधा ऑप्शन डी पर क्लिक करते हैं कि अगर इसका 12 है तो 12 छिंग 72 होना चाहिए, 12 छिंग कितना होगा 72 होना चाहिए। ठीक है, हम डी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं था ध्यान से। ठीक है, 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, टोटल कितना 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस में 6 इसमें जोड़ दें, प्लस में 6 इसमें, तो ये 18 हो जाएगा और ये कितना 78 हो जाएगा। तो क्या ये 4 गुने से 6 अधिक है? 18 का 4 गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, और आपको लग रहा है ये 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो बिल्कुल यही आंसर आपका वेरीफाई होगा। ठीक है, फिर भी आप सभी ऑप्शन क्लिक करके देख लीजिएगा, वेरीफाई करके यही आंसर होगा। ठीक है, हमने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, ये पढ़ा नहीं था, 3 वर्ष पहले भी लिखा था क्वेश्चन में। 3 प्रश्न और रह गए हैं तो उनको भी कवर कर लीजिए। चलिए इन क्वेश्चन को देखिएगा, लिखा क्या है, अरुण किरण का बड़ा भाई है, उसकी आयु का अंतर 20 वर्ष है,
और यदि 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की तत्कालीन मतलब वर्तमान आयु की 5 गुनी थी, तो अरुण की वर्तमान आयु क्या है? तत्कालीन का मतलब उस समय जिस समय ये 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, उस समय 5 गुनी आयु की थी, तो अरुण की वर्तमान आयु क्या है, यही बताना है ना। चलिए, तो देखिएगा, आप एक तरफ अरुण लिख लीजिए, ठीक है, एक तरफ अरुण लिख लीजिए, एक तरफ किरण। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? अरुण किरण से बड़ा है, यानी कि ये अरुण बड़ा है, बिल्कुल बड़ा वाला हो जाएगा, तो इसको हम बड़ा लिख लेंगे, ठीक है। बोला है उनकी आयु का अंतर 20 है। अगर इन दोनों का अंतर 20 है, इसका मतलब क्या है? अगर ये 20 है, अगर हमसे पूछा किसका, अरुण का, तो अरुण की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। अगर अरुण किरण से 20 वर्ष बड़ा है, तो देखिएगा, अगर इसमें अगर हम इसे 20 मानेंगे तो इसे हम 0 थोड़ा ना मान सकते हैं, ये तो हमारा विकल्प पहले नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरा विकल्प उठाकर देखते हैं, ठीक है, दूसरा विकल्प उठाकर देखते हैं। उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। जैसे हम बात कर लेते हैं, अरुण बड़ा है और हमसे पूछा किसका, अरुण की वर्तमान आयु है। देखिएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले चेक करें इसको, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक तरफ अरुण तो हमने लिखा ही है, ठीक है, एक तरफ आप किरण लिख लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो, ये आपका अरुण क्या है, बड़ा है, क्वेश्चन में लिखा है ना। चलिए, बड़ा हो गया। क्वेश्चन में बोला है अरुण की ज्ञात करना है। अगर इनमें से कोई सी भी वैल्यू उठाकर देखते हैं, मान लेते हैं ये पहला ऑप्शन 20 हमने चेक किया, तो ये इसमें तो हम कम नहीं कर पाएंगे, दूसरे में भी कम नहीं कर पाएंगे 20, इन दोनों में ऑप्शन 20 कम हो सकता है। जैसे अरुण को हमने 30 मान लिया, तो किरण को कितना मानना चाहिए, 20, ठीक है। तो अगर ये वाला वेरीफाई होगा। अब देखो, क्वेश्चन में लिखा है 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की तात्कालिक आयु की 5 गुनी थी, तो एक काम करेंगे, 5 वर्ष पूर्व करेंगे, ठीक है, और 5 गुनी थी, तो अरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक सेकंड, यहाँ पर क्या है, डिफरेंस 20 बोला गया है, तो यहाँ पर दूसरे को हम इतना नहीं मान सकते हैं, आप ये समझ लीजिए। अगर इसको 30 माना है तो इसको 10 मानना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस होगा, ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो ये मान के चलिए, अगर 5 वर्ष पूर्व बोला है तो 5 वर्ष इसमें घटा देंगे, तो ये कितना बनेगा, ये हमारा 25 बन जाएगा। अगर इसमें भी 5 वर्ष हम घटा देंगे तो ये कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो ये क्या, ये 5 गुना है, बिल्कुल यही बात सत्य है। तो आपका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, एक दो बार पढ़ के देख लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। पहले लिखा है तो घटाना है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, 2 क्वेश्चन और गए। यहाँ पर लिखा है 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 3 वर्ष पश्चात अनुपात 5:6 हो जाएगा। प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा, एक तरफ सुभाष है, एक तरफ प्रणव है। पहले अनुपात कितना बताया गया है, 4:5, 4:5 बताया गया है। दूसरी बार अनुपात कितना बताया, 5:6 बताया। देखिएगा, एक बार आपसे पूछा किसका, प्रणव का, तो प्रणव का पूछा है, 5 और 6 से डिवाइड होने वाली जो संख्या होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए, इनमें से 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है, जल्दी से बताएं। बात करें तो इसमें हम देखेंगे 5 से डिवाइड होने वाला सिर्फ एक ही विकल्प लग रहा है आपको, 25 ही होगा। क्या इसका ये दूसरी वाला जो वैल्यू है उसे वेरीफाई कर दें। अब से 3 वर्ष पश्चात अगर हम 25 के अगर हम 3 वर्ष घटाएंगे, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 वर्ष पश्चात पढ़ लिया है, आप ज़्यादा गलती नहीं करें। अब क्या है, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एक बार दोबारा से अच्छे से कर लीजिए। देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 वर्ष पूर्व बोला है, यानी कि अभी कोई फिक्स वैल्यू कर लें, अभी आप कोई भी वैल्यू फिक्स कर लें, तो आप ये मान के चलिए, इनमें से हमने देखा वर्तमान आयु किसका पूछा, प्रणव का। तो यहाँ पर सुभाष और प्रणव का जो वर्तमान में पहले तो जो है 2 वर्ष पूर्व का कितना है, 4:5 है, और वर्तमान में कितना, मतलब 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 5:6। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में बोला है 3 वर्ष पश्चात, अगर इन सभी चारों वैल्यू में अगर 3 वर्ष जोड़ दें तो हमारा वैल्यू कितने से डिवाइड होना चाहिए, कितने से डिवाइड होना चाहिए, जल्दी से बताएं, ठीक है। तो ये हमारा कितने से होना चाहिए डिवाइड, 30 से। अब एक बात बताइए, इन सभी में आप चारों विकल्प देख लिए हमने, अगर इसमें 3 वर्ष जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 23 हो जाएगा। 23 जो कि हमारा 6 से डिवाइड नहीं है, 6 से डिवाइड करना है। 25 में अगर 3 वर्ष जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 28, तो 28 भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तीसरा विकल्प देखें, 3 जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, 30, तो 30 हमारा विभाजित होता है, तो एक बार इसको सही रखेंगे। 22 में +3 करेंगे तो ये कितना होगा, 25, तो ये भी डिवाइड होगा।
ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब इसका 30 आंसर होगा। कहने का मतलब 30 से डिवाइड हो जाता है, तो हमारा आंसर 27 होना चाहिए। क्या 2 वर्ष पूर्व वाला भी देख लें, क्या 27 में से अगर 2 कम करते हैं तो ये कितना बनता है 25। क्या पहले वाले 5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 5 से डिवाइड हो जाता है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों वेरीफाई हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। जल्दी से इस लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, तो उन लड़की की वर्तमान आयु क्या है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 वर्ष छोट, यहाँ पर लिखा है लड़की की, दोनों की, एक श्रीनिवास है और उसकी लड़की जो पत्नी है उसकी दोनों की आयु, औसत आयु 33 वर्ष है। यानी कि अगर योग पूछा जाएगा तो औसत गुणे संख्या हो जाता है, तो 33 का डबल कितना 66 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में बोला गया है उसकी जो श्रीनिवास है ऐसे बोलते हैं, और जो पत्नी है, पत्नी को हम ऐसा ही लिख देंगे या लड़की लिख देंगे, उससे 4 वर्ष छोटी है। यानी कि और हमसे पत्नी की पूछी, अगर हम 3 वर्ष अगर इसे रख दें पत्नी को, तो इसका जो श्रीनिवास का आयु होना चाहिए वो 7 वर्ष होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो आपका जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, इसमें नहीं आएगा पता। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा आपका आंसर। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, 31 वर्ष ले लें, पत्नी की 31 हो जाएगी, तो पति की जो है श्रीनिवास की वो 35 होना चाहिए, 4 वर्ष अधिक, तो ये वाला तो गलत हो गया। क्या इन दोनों का योग 66 बन रहा है, बिल्कुल हाँ, इन दोनों का योग 66 बन रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर क्या है, ये तो 66 बन ही गया है, 5 वर्ष बाद बोला है, तो 5 वर्ष बाद बोला है यानी कि दोनों की 5 वर्ष आयु कम करनी पड़ेगी, तो यानी कि दोनों की आयु 10 वर्ष कम होगी, तो 56 योग चाहिए हमें, 56 योग चाहिए, तो 56 तो योग ये होगा नहीं, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका ये भी गलत हो जाएगा। फिर आप तीसरा विकल्प लेंगे तो ये ऑप्शन भी गलत है। 26 वाला विकल्प लें, अगर 26 आयु अगर पत्नी की है, तो जो उसका पति है उसका श्रीनिवास है, उसका जो आयु होना चाहिए वो 4 वर्ष अधिक, मतलब 30 होना चाहिए। क्या इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या कितना बनता है 56 वर्ष, तो 56 वर्ष ही तो चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें दोनों की 5 वर्ष जोड़ देंगे तो ये 10 जोड़ने पर हमारा 66 बन जाती है। या हम ऐसे करेंगे 66 में हम 10 पहले ही घटा देंगे तो 56 वर्ष आयु इसका युगफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल किए हैं जो आपके एज प्रॉब्लम से रिलेटेड थे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, 2 वर्ष वाले की क्वेश्चन से यहाँ पर लिखा है, एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 97.2 है। निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको एक चीज याद रखना है, या तो आपको अंतर निकालना पड़ेगा, आपको या तो अंतर निकालना पड़ेगा या राशि। ठीक है, आपको पता है जो अंतर आएगा वो बहुत छोटी संख्या आएगी। ठीक है, और जो आपका राशि आएगी, धनराशि मूलधन आएगा, वो आपका बहुत ज़्यादा आएगा, यानी कि ये बड़ा बड़ा मान आएगा। तो आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, जहाँ पर बड़ा बोला जाएगा यानी कि राशि बोला जाएगा, वहाँ पर 100 का 2 बार गुणा करना है। ठीक है, 2 बार गुणा करना है। और जहाँ पर छोटा बोला जाएगा वहाँ पर रेट का 2 बार गुणा करना है, 2 बार। ठीक है, 2 चीज़ें ही करना है बस। अब इसको अप्लाई करेंगे फिर देखेंगे आपको समझ में क्या आया। देखिएगा यहाँ पर लिखा क्या है, पहले तो ये समझ लें, अंतर दिया है तो अंतर में ये कितना है 97.2। ठीक है, ये 9 दशमलव कितना दिया हुआ है 97.2 बटा में ये क्या है अंतर है, तो हमें क्या करना है, ये 9% रेट है ना, ये रेट हमारा छोटा मान होगा, तो हमें क्या करना है 2 बार 9 से भाग कर देना है। ठीक है, हमसे राशि पूछी है, देखो धनराशि पूछी है, तो हम क्या करेंगे 2 बार 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम इसको बनाएंगे अच्छे से। देखो यहाँ पर लिखेंगे अच्छे से 97.2 गुणे में हमने क्या बोला था कि धनराशि पूछा जाएगा तो बड़े वाले मतलब 100 से गुणा करना है 2 बार, तो जो दूसरा वाला वैल्यू होगा रेट उसको 9 से 2 बार भाग कर देना है। ठीक है, मतलब हमें एक चीज़ तो याद रख लेना है इस क्वेश्चन में कि या तो हमें 100 से 2 बार गुणा करना है या भाग करना है, या रेट का गुणा करना है या भाग करना है। ठीक है, दोनों में से एक कोई सा भी होगा। अगर 100 ऊपर है तो नीचे रेट वाला आएगा, नीचे अगर 100 होता तो ऊपर रेट वाला आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये गुणा में नीचे 10 आ जाएगा, 1 10 से 1 0 कट जाएगा। ठीक, 9 से 9 एकम 9, 9 से इसे भाग करेंगे 9 एकम 9 0 9 8 72, फिर 9 से बात करेंगे 9 एकम 9 9 एकम 9 9 दूना 18। ठीक है, अब ये 12 बचा, तो 12 में हमें क्या 100 और कितना मतलब 1000 से गुणा और करना है, तो हम 12 के आगे 3 0 लगा देंगे, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यह धनराशि आपकी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष तक तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही कम समय में आप कर रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन सेकंड पर अप्लाई करते हैं, 2 वर्ष में एक मूलधन
पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है। तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन का मतलब क्या है, राशि पूछी गई है। हमारा अंतर कितना दिया है, 10 रुपये। ठीक है, हमसे राशि पूछी है, मूलधन पूछा है, तो हमें क्या करना है, 2 बार 100 से गुणा कर देना है। बटा में हमें क्या आएगा, जो रेट दिया है उसे 2 बार लिख देना। ठीक है, जो रेट दिया है उसे 2 बार लिख देना, नीचे भाग कर देंगे। 5 एकम 5, 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 20, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसे गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और इसके आगे 3 जीरो हो जाएंगे, 4000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप और तरीके से भी काट सकते हैं, जैसे अगर आप काटना चाहें, 10 तो ऊपर था ही, अगर धनराशि पूछी है तो 100 से 2 बार गुणा कर देना है और रेट जो दिया होगा उससे भाग कर देना है 2 बार, 2 गुणा मतलब 5 गुणा 5 से, तो 5 का गुणा 25 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, ऊपर करेंगे अब गुणा कर देंगे, 4000 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 2 वर्ष का आपको समझ में आ रहा है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा बेटर से बेटर बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन लिखा है 23,465 रुपये का दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन में घुमाया गया है, कोई बच्चा बोलेगा तो यहाँ पर तो सिर्फ दूसरे वर्ष का बोला गया है। ठीक है ना, कोई बच्चा बोलेगा कि यहाँ तो सिर्फ दूसरे वर्ष का बोला है, दोनों वर्ष का नहीं बोला है। तो आपको पता है ना कि पहले वर्ष में जो साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो दोनों समान होते हैं। ठीक है, तो अंतर जो आएगा वो दूसरे वर्ष से ही निकल कर आएगा, एक वर्ष तक तो पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो बस अब आपको क्या है, हमें दिया है राशि 23,465। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, देखिएगा यहाँ पर अंतर पूछा है, अंतर का मतलब छोटी वैल्यू पूछा है। छोटी वैल्यू का मतलब क्या है, जो रेट दिया है हमें 2 बार लिख देना, 7.5 गुणे में 7.5, बटा में क्या करेंगे तो हमें 100 गुणे 100 से भाग करना पड़ेगा। बस यही तो करते हैं। यहाँ 7.5 से हम पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, यहाँ 7.5 से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर हो जाएगा 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, और 25 तिया 75 हो जाएगा, तो यहाँ 25 चौके 100 हो जाएगा। और कोई कुछ करेगा बताइए। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा ये आपका 10 और 10 तो 100 रहेगा ही रहेगा। हम यहाँ क्या करते हैं, 4 और 4 कितना गुणा होकर 16 आ जाएगा, तो हम इस 16 से भाग कर देंगे इस वाली संख्या में। कर दें क्या, बोलिए जल्दी, सभी लोग बताएं, कर दें क्या आंसर। इसमें सीधा भाग करेंगे। देखो यहाँ 4 चौके 16 से हम भाग करें, 16 एकम 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 3 7 बचेगा, 7 4 74। ठीक है, 16 चौके 64 हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 106 हो जाएगा। ठीक है, 16 छक्का 96 हो जाएगा, फिर 10 बनेगा, फिर 105 होगा, 16 छक्का 96 बनेगा, फिर ये 9 बचेगा, 9। ठीक है, 9 बनेगा, फिर पॉइंट लगा देंगे, 16 पंचे 80 हो जाएगा, फिर 1 16 पच्चीस 80। ठीक है, इस तरीके से लगभग इतना तो आ रहा है। ठीक है, और जब आप इन सभी का इसमें क्या करेंगे, देखो ऐसे 80 नहीं होगा, 16 छक्का 96 हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें पॉइंट लगा देंगे, 16 पंचे 80 हो जाएगा, फिर 10 बनेगा, 100 हो जाएगा, 16 छक्का 96, 4 16 दूना 32, 16 पंचे 80। ठीक है, इतना बनेगा। अगर ये काट देंगे, अगर 2 दशमलव यहाँ पर ये 100 नीचे और है 10 और, तो ये हमारा जो यहाँ पर पॉइंट है ये 14 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 14.665625, और गुणा में कितना, 3 और 3 त्रिका 9, मतलब इसका गुणा करना है। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपको इसका गुणा करते हैं तो लगभग ये मान लेते हैं, लगभग ये 15 तो है नहीं। ठीक है, तो हम इसे 15 मान के देख लेते हैं, लगभग अप्रोक्स में। तो ये 15 है, 15 और 9 का गुणा करेंगे तो 15 9 में 135 हो जाता है। ठीक है, तो ये हल्का थोड़ा सा ज़्यादा है 135 मान, तो इससे थोड़ा सा कम मान कौन सा है, देखिएगा 66 और 73 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, 147 में भी है, तो ये 132 वाला ही लगभग आंसर होगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। लेकिन आप इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे तो और भी कम समय में कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा यहाँ पर आपको करना क्या था, सबसे पहले आप क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमने 23,465 तो लिखा ही है, गुणे में 7.5, गुणे में 7.5 2 बार लिखा, बटा में जब 2 बार ऊपर लिखा तो ये हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल। ठीक है, कि आप क्या करना है, देखो
यहाँ पर ये दो और दो 4 दशमलव बाद, अगर मतलब ये नीचे 10,000 है, 100 2 बार लिखा है, तो हम ऊपर अगर इस वाली संख्या को चेक करें तो पीछे से दशमलव लगाना चाहें तो ये 3 के बाद दशमलव लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं कि नहीं। अब एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, सॉरी, दोबारा से लिख देते हैं, नंबर गलत तो लिख गया है। 23,465 लिखा था ये, ठीक है। गुणे में ये 7.5 और बटा में क्या है 100, यहाँ पर क्या है 100 गुणे में 100। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको बेहतरीन चीज़ सिखाई जाएगी। देखो यहाँ पर ये 4 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर पहली वाली संख्या में 2.3 लिख दिया जाएगा, यहाँ पर ये दशमलव लगा देंगे कि नहीं, बिल्कुल। तो आप ये मान के चलिए ये वाला पूरा वैल्यू नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये देखो आपको पता है ना कि दशमलव के बाद अगर कोई चीज़ 5 होती है, 5 से ज़्यादा होती है तो हम अंक बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो है ही नहीं, तो हम एक काम करेंगे, इसे 2 ही मानेंगे, ठीक है। इसे 7.5 है, इसको हम क्या मान सकते हैं 8 मान सकते हैं, ठीक है। और 7.5 है तो इसको भी हम क्या मान सकते हैं 8 मान सकते हैं, ठीक है। तो हम ये थोड़ा अप्रोक्स बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये 5 होता है या 5 से ज़्यादा होता है तो अगले वाले में एक जोड़ देते हैं, तो लगभग हमारा जो आएगा, ठीक है। तो ये कितना 128 बनेगा गुणा, तो आपका 128 के आसपास कौन सा विकल्प है, आपका 132 ही विकल्प ऐसा है कि जो आपका 128 के आसपास है, ठीक है। 147 ज़्यादा हो जाएगा बहुत, और ये तो दोनों बहुत कम ही हो जाएंगे, तो इस प्रकार आंसर 132 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो अब क्या है, आपने एक टाइप तो सीख लिया है कि इस तरीके से आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन को और लिख कर दिखाते हैं सॉल्व करके। 2 वर्ष में कितना अंतर कितना है 240 है। हमसे पूछा क्या, धनराशि पूछी है, मतलब 100 गुणे 100 हमें करना है इसमें, और जो रेट होगी उससे भाग करना है, बस 2 बार यही पूछा है ना। देखो 8 एकम 8, 8 से 8 दिया 24 और ये 0, ठीक है। 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, 4 से 25 चौके 100, 2 एकम 2, 2 से 15, ठीक है। 15 गुणे 25 गुणे 100 करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना कितना 15 गुणे में 25 गुणे में 100 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो बात सही है ना। तो ये 15 5 75, 15 दूना 30 और 7 37 और 2 0, यानी कि 37,500 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपने इतने सारे तरीके कर लिए, मतलब इस तरीके से आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए कि आपको आंसर आसानी से आ गया होगा, ठीक है। अब हम आपको एक अलग मेथड बताना चाहते हैं, वो आपका, ठीक है, ये हमारा रेशियो मेथड। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 2 वर्ष लिखा होगा, ठीक है। 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए जो हमारा जो अनुपात बनेगा वो 2:1 बनेगा, ठीक। 3 वर्ष के लिए आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि जिस वर्ष का होगा उससे स्टार्ट करना है और 1 पर अंत कर देना है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर 3 वर्ष का लिखेंगे तो 3 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम 1 लिखेंगे अंत में, ये आपको पैटर्न समझना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखते हैं। यहाँ पर आपको 2 वर्ष का लिखना था तो हम क्या करेंगे 2 और 1 लिखेंगे। अगर आपसे 3 वर्ष का बोला जाएगा तो आपको क्या करना है 3 लिखेंगे, फिर आपको इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 3, और लास्ट में अपना 1 लिखना ही है, ठीक है। तो ये कितना लिख दिया 1, मतलब जो पहला है ये हमारा लास्ट रहेगा, ठीक है। पहला हमारा जो वर्ष रहेगा उसका ही रहेगा और लास्ट में 1 रहेगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा स्पेस से लिख लेते हैं, इसको 3 और 1। अब हम अगर 4 वर्ष का पूछें आपसे तो 4 वर्ष में 4 से तो स्टार्ट ही करना है, ये 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारा 6, तो यहाँ लिखना है। फिर ये 3 और 1 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 4, तो यहाँ पर 4 लिखना है। फिर आपका लास्ट में 1 रहेगा, ठीक है। तो आपको पैटर्न क्या समझना है, अगर 2 वर्ष का है तो 2 से स्टार्ट करना है, लास्ट 1 पर करना है। 3 से स्टार्ट है तो 3 से शुरुआत करना है 3 वर्ष का और लास्ट 1 पर करना है। अगर 4 वर्ष पर स्टार्ट है तो 4 से स्टार्ट करना है, 4 वर्ष का है और लास्ट पे 1 करना है, ठीक है। बाकी का ये कैसे जोड़कर आ जाते हैं, आपको वैल्यू पता है ना। अगर आपसे 5 वर्ष का पूछा जाता तो आप कैसे करते, यहाँ 5 वर्ष लिख लेते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ 5 हो जाता, ठीक है। फिर 4 और 6 मिलाकर 10 हो जाता, फिर 4 और 6 मिलाकर ये 10 फिर हो जाता, फिर 4 और 1 5 हो जाता, फिर लास्ट में 1 लिखा जाता, ठीक है। तो अभी हम 5 वर्ष तक नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन हमने नहीं लिया नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिएगा पैटर्न इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल में आपको 4 वर्ष तक बताए जा रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना है, ये आपको जो अनुपात है आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। अब हम सीधा आपसे पूछेंगे तो डायरेक्ट आपको बता लेना है। अब ये थोड़ा मिटा रहे हैं हम इसको, ठीक है। जैसे आपसे 2 वर्ष का पूछा जाए तो आपका अनुपात होगा 2 और 1,
3 वर्ष का पूछा जाएगा तो होगा 3 3 1। 4 वर्ष का पूछा जाएगा तो 4 6 4 1, 4 6 4 1। ठीक है, चलिए अब इन क्वेश्चन को अप्लाई करें। अब देखो सबसे पहले हम 2 वर्ष पर ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या लिख लेना है, 2 लिखना है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए अनुपात क्या हमारा 2 और 1। अब हमें क्या करना है, जो परसेंटेज है परसेंटेज की फ्रैक्शन चेंज करनी है। ठीक है, परसेंटेज की फ्रैक्शन चेंज करनी है। चलिए, ऐसे तो हम सभी क्वेश्चनों पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने 2 वर्ष तक तो देख ही लिया है। यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करके सीधा 3 और 4 का देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 और 4 आपका लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, हमसे लिखा है क्वेश्चन में। आप एक काम करिएगा, देखो ये जो 2 वर्ष वाला है ना, आप करके देख लीजिएगा इस मेथड से। ठीक, अब यहाँ पर ये 3 वर्ष वाला जल्दी से करके देखेंगे। 5,000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो हमें सबसे पहले देखना है 3 वर्ष वाला, 3 वर्ष के लिए जो आपका अनुपात होता है वो क्या होता है, 3 3 1 होता है कि नहीं होता है। फिर इसके बाद आपको काम क्या करना है, जो आपका रेट परसेंट दिया है 10%, इसकी हमें क्या करना है फ्रैक्शन वैल्यू। इसकी हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू। तो 10% की फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। आपने कई बार किया होगा। अगर आपका ये 1/x के रूप में है, ये आपका किस रूप में है, 1/x के रूप में है, तो आपको क्या करना है, जो आपका 5,000 दिया है ना, चलिए देखो यहाँ पर ये 5,000 लिखा है, तो 5,000 का सबसे पहले 1/10 निकालें। 1/10 निकालेंगे तो 1 0 कट जाएगा, यानी कि पहले के नीचे हम क्या लिख देंगे, 500 लिख देंगे। ठीक है, फिर आपका जो 500 आ गया है, इसका भी हमें क्या निकालना है, 1/10, यानी कि जो 500 आया है आपका, उसका भी 1/10 निकाल कर देखिए तो 1 0 फिर हट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, फिर आपको क्या करना है, देखिएगा फिर आपको क्या करना है, इस 50 का फिर एक बार कर देना है। तो 50 जो आया है, 50 का फिर 1/10 करेंगे तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी कि ये 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है। अब देखिएगा, अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाएगा तो आपको पहली लाइन पूरा काट देना है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाती है, यानी कि ये साधारण ब्याज को दर्शाती है। ठीक है, और टोटल पूरा CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो ये जो बीच का होता है वो हमारा CI/SI का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देना है। 50 दिया कितना होगा, 150, 150 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ पर। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों का जो योग होगा कितना होगा, 155। 155 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो एक बार आपको ये समझ में आया थोड़ा बहुत। चलिए इसी तरीके का अगला क्वेश्चन भी करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए करें क्या, ठीक है, चलिए समझ लीजिए। जैसे किस मूलधन पर 10% की दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 होगा। ठीक है, 620 होगा। अब एक बात बताइए, आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रख लेनी है। अब यहाँ पर मूलधन नहीं दिया है तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले मूलधन को अपना बना लेंगे। सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे। 10% दिया है, 10% की फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। ठीक है, अगर 3 वर्ष है तो मूलधन को हम मान लेंगे 3 घात करेंगे 10 का, तो कितना मान लेते हैं, 1,000 हमारा मूलधन है। ठीक है, अब 3 वर्ष के लिए जो हमारा अनुपात होता है वो क्या होता है, 3 3 और 1, 3 3 1 होता है ना, 3 3 और 1 होता है। ठीक है, 3 3 1 सॉरी। अब एक बात बताइए, अगर 1,000 का आप 1/10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब उसका भी अगर 1/10 करेंगे, जैसे आपका ये 10 हट गया, अब 100 का भी अगर आप 1/10 करेंगे तो 1 0 फिर हट जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो 10 बना है, इसके बाद भी इस 1/10 करेंगे इसका, तो 1 0 से 0 फिर कट गया, मतलब 1 बना। ठीक है, अब हमसे CI/SI का अंतर पूछा है, तो ये वाला चीज़ तो SI को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हटा देंगे। तो 10 का 3 में गुणा करेंगे तो ये 30 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 एकम 1 बनेगा। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा, CI/SI का अंतर। तो ये कितना है, 31। अब देखिएगा, यहीं से तो क्वेश्चन पैटर्न समझना है आपको। क्वेश्चन में क्या दिया था, देखिएगा यहाँ पर साइड में सॉल्व कर देते हैं। 620 जो है आपका, ये आपका SI का अंतर है, CI/SI का अंतर। लेकिन हमारा क्वेश्चन में SI CI का अंतर 31 बना है, तो 31 से तो हमें भाग देना था। गुणा कितने का करना है, जितना हमने मूलधन माना था। मूलधन को हमने कितना माना था, प्रिंसिपल 1,000 मान लिया था ना।
जो आपका ये x होता है ना, इसकी पावर लिख देते हैं जो वर्ष दिया होता है, तो वही हमारा मूलधन बन जाता है। ठीक है, तो हमें इसमें 1000 से गुणा करना था बस। 31 दूना 62 हो जाएगा, 2 बार 0 मतलब 2 और 0। अब 20 का 1000 में गुणा करेंगे तो ये कितना, 20,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 20,000। एक सेकेंड दोबारा से अच्छे से चेक कर लीजिए। 1000 हमने मान लिया है। ठीक है, 20 बार गया, अब 2 के आगे 4 0। ठीक है, हाँ सही हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20,000। तो 20,000 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत। अब ये क्या है, इस वजह से हम बता रहे हैं इस टाइप से, इसको भी कई तरीक़ों से किया जा सकता है, क्योंकि ये 4 वर्ष का निकालने में इससे आसानी हो जाएगी हमें। ठीक है, चले एक क्वेश्चन और लिया हमने 3 वर्ष का। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, परसेंटेज देखेंगे सबसे पहले। 5% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे सबसे पहले। तो 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20 होती है। ठीक है, अब हमारा मूलधन कितना है, 8000 है। अब देखिएगा यहाँ से मूलधन अगर 8000 है तो सबसे पहले 3 वर्ष का रेशियो देखेंगे कितना होता है, 3 होता है, 3 होता है, 1 होता है, यही बताया था ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 8000 दिया है, 8000 पर हम क्या करेंगे, 1/20 निकालेंगे। ठीक, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 400। तो इस वाले के नीचे लिखेंगे 400। 400 का भी कितना करना है, 1/20। दूसरी बार में क्या करेंगे, जो 400 आया था उसका भी 1/20 करेंगे। तो 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे, ये 20 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 20। फिर यहाँ पर करेंगे, जो आपका 20 आया है, 20 का भी 1/20 करें, तो अब 20 से 20 कट जाएगा, ये कितना बनेगा, 1। तो 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब हमें गुणा करना है। तो 40, देखो ये पहला वाले का तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा SI साधारण ब्याज को दर्शाता है। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए, अगर इन तीनों दोनों का गुणा करें, 20 और 3 का 20 3 60 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 हो जाएगा। हम दोनों का बात करें तो ये कितना बनेगा, 61। 61 जो आता है वो क्या होता है, CI/SI का अंतर। ठीक है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा है आपको ये मेथड भी समझ में आ रहा होगा। ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपके लिए जो चौथा वर्ष है ना, इसी तरीके से आने वाला है। ठीक है, अब देखेंगे चौथे वर्ष का। देखिएगा इस तरीके से, इसी पैटर्न पर आधारित होगा। 1000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा सबसे पहला काम है हमारा, जो रेट दिया है उसका फ्रैक्शन ज्ञात करना। 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिएगा, जो आपका 4 वर्ष का साधारण ब्याज का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 4 6 4 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने देखा मूलधन कितना है, 1000। तो 1000 पर अगर हम करेंगे 1/10, तो हमारा 1 0 हट जाएगा, यानी कि बनेगा कितना, 100 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर जो हमारा 100 आया, उसके बाद हम दोबारा से इस पर 1/10 निकालेंगे, तो 1 0 फिर हट जाएगा, ये कितना बनेगा, 10। तो दूसरी जगह 10 आ जाएगा। फिर इसका 1/10 करेंगे तो 1 आएगा, फिर इसका 1/10 करेंगे तो ये 0.1 आएगा। देखो यही होता है ना। अब आप अच्छे से परसेंटेज निकाल रहे होंगे। अब देखिएगा, पहला जो चीज़ दर्शाएगा वो हमारा साधारण ब्याज को दर्शाएगा। ये तो हमें चाहिए नहीं, CI/SI का अंतर चाहिए। तो हम 6 और 10 का गुणा करेंगे, 6 10 60 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 0.1 में करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, 0.1। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो देखिएगा 60 और 4 64 तो हो गया है, 64 वाला विकल्प यही है। लेकिन हम अगर पूरा जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 64.1। तो ये आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, इसी तरीके से आपने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष सभी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया। लेकिन अब आपको एक ट्रिक और बताते हैं जो आपका 3 वर्ष के लिए पूछा जा सकता है। कंफ्यूज मत होना, बस बार बार अपनी ट्रिकों को लिख लेना है। ठीक है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन था पिछला, ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन, अगर आपसे 3 वर्ष का CI और SI के बीच डिफरेंस पूछा जाए तो आप इसको एक अलग तरीके से भी हल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जो 5% है, 5% की जो फ्रैक्शन बनेगी, पहले तो आपको उसको याद रखना है। फ्रैक्शन क्या आएगी, देखो जो यहाँ पर 5% दिया है, इसका जो फ्रैक्शन बनेगी, 5% की फ्रैक्शन 1/20 बनती है। ठीक है, तो इसे हम क्या मानते हैं, 1/x के रूप में मानेंगे अगर। तो याद रखना, जो आपका 3x + 1 होगा, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका CI/SI का अंतर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और जो यहाँ पर x³ होगा वो आपका क्या होगा,
जो आपका एक्स क्यू होगा वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा या मूलधन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर हम यहाँ से एक्स को लिया लिया जाए यहाँ पर 20, तो यहाँ पर इसमें एक्स में पहले वाले में फिट किया जाए तो एक्स की जगह यहाँ पर देखो 3 गुणे में 20 प्लस 1, तो 3 20 या 60 एक 61, 61 क्या हो जाएगा हमारा सी आई एस आई का अंतर। अगर यहाँ पर 20 रखें तो 20 का घन कितना होगा, ये बनेगा 8000, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मूलधन। अब ये दोनों आपके यूनिट के बराबर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, हमारे पास दिया है 8000 रुपये चक्रवृद्धि मूलधन दिया है। तो 8000 रुपये अगर मूलधन दिया है हमें, तो हमें 8000 से भाग करना पड़ेगा जो हमारा आया है मूलधन का यूनिट, और हमें सी आई एस आई का अंतर पूछा है, 61 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। 8000 से 8000 कट जाएगा तो हमारा 61 ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, मतलब करने के तो कई सारे तरीके हैं। मेन उद्देश्य था 4 वर्ष के सी आई एस आई के डिफरेंस के क्वेश्चन को बताना। प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम, ठीक है, बटा में कुल संभव परिणाम। तो आपको याद रखना है, यहां पर हम बात करेंगे तो प्रायिकता को हम पीई लिखेंगे, ठीक है। अनुकूल परिणाम को हम एन ई से डिनोट करेंगे, ठीक है, आपको याद रख लेना है। और संभव परिणाम को हम एन एस प्रतिदर्श समष्टि या हम बोलेंगे एन एस से डिनोट करेंगे। तो आपको यहाँ पर बता दें, देखो यहाँ पर क्या है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, ठीक है, तो चित्र आने की संभावना क्या है। देखिएगा, सबसे पहले एक पासा फेंका जाएगा तो यहाँ पर एन एस क्या बनेगा, एन एस का मतलब है कुल संभव परिणाम क्या बन सकते हैं, प्रतिदर्श समष्टि क्या बन सकती है। तो आपको पता है, एक बार अगर आप सिक्का फेंकेंगे या तो आपका हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि संभावनाएं कितनी है, 2 हो सकती हैं कुल संभावनाएं। लेकिन आपसे पूछा है एन ई, मतलब एन ई का मतलब होगा अनुकूल परिणाम। क्वेश्चन में क्या पूछा है, चित्र। तो आप एक बात बताइए, अगर एक सिक्के को फेंका जाएगा तो चित्र तो एक बार ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरी बार तो पट आएगा। तो हमसे पूछा है चित्र आने की संभावना क्या होगी। तो इसमें जो प्रायिकता पीई निकालेंगे उसका जो मान होगा एन ई अपॉन में एन एस, एन ई बटा में एन एस कर देंगे, ठीक है। एन ई का मतलब कितना है, 1 चित्र आने की संभावना, और टोटल कितना है हमारा 2 से भाग करेंगे तो 1/2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, आप पूरी प्रायिकता का आंसर जो है, प्रायिकता में कोई भी आंसर है वो या तो 1 होता है या 1 से कम होता है, ठीक है, कभी भी 1 से ज्यादा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 2 तो वैसे नहीं आना था, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आपको जो एन एस निकाला जाता है एन एस, तो आपको एन एस कैसे निकाला जाता है। देखिएगा, आपको ये चेक कर लेना है, एक सिक्का लिखा है, सिक्का में या तो हेड आता है या टेल आता है, मतलब चित्र आता है या पट। तो 2 संभावनाएं, तो 2 की पावर एन के रूप में लिखा जाता है इसकी प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। अगर मान लेंगे ये हमारा सिक्का एक बार उछाला गया है तो हम इसमें 2 की पावर 1 लिखेंगे, मतलब प्रतिदर्श समष्टि 2 हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे एन एस, अगर हमसे पूछा जाए 2 की पावर 2 का, मान लेते हैं इस एन की जगह हम कितना 2 रख दें, 2 की पावर 2 रख दें, यहाँ पर 2 की पावर कितना 2 रख दें। इसका मतलब है जो सिक्का है, 2 सिक्के एक साथ फेंके गए हैं या एक सिक्का 2 बार उछाला गया है, तो 2 की पावर 4 यहाँ प्रतिदर्श समष्टि 4 बनेगा, ठीक है। या अगर हम बोले कि 3 लिखा जाए, अगर हम 3 बार बोलेंगे, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है या 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, तो इनकी जो प्रतिदर्श समष्टि या कुल संभव परिणाम होंगे वो कैसे निकलेंगे, 2 की पावर 3 कर देंगे, तो ये 2 दूना 4 दूना 8 बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अगर मान लेते हैं कभी कभार पांसे पर आ जाए, तो पांसे में आपको पता है 1 से 6 तक होते हैं, तो वो क्या होता है 6 की पावर n के रूप में एन एस निकाला जाता है। अगर एक पासा है तो 6 की पावर 1, मतलब 1 से 6 तक ही अंक आएंगे। अगर 6 की पावर n की जगह अगर हम 6 की पावर 2 रख दें, इसका मतलब है 2 पासे फेंके जाएं, तो ये प्रतिदर्श समष्टि 36 बनेगी। और इसी तरीके से अगर 3 पासे एक साथ फेंके जाएं तो 216 बनेगा, ठीक है। एक बार और 6 का गुणा हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको याद रखने है कि प्रतिदर्श समष्टि कैसे निकालते हैं। तो आपका ये जो आंसर है, देखिएगा, टोटल एन एस आपका 2 था, एन ई आपका 1 बना, और आपसे प्रायिकता पूछी 1/2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। लिखा है एक बार में 3 सिक्के उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। अब एक बात बताएं, हमने आपको बोला था कि एन एस का वैल्यू कितना होना चाहिए। आपको जो सिक्का है, अगर सिक्का लिखा है तो 2 की पावर n होगा, और सिक्के को 3 बार उछाला है या 3 सिक्के उछाले तो 3 घात लगा देंगे, तो 2 की घात 3 होगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो 8 आपकी संभावनाएं बनेंगी, क्या क्या बनेंगी। एक तो आपका तीनों हेड बन जाएगा,
एक तो आपका तीनों ही टेल बन जाएगा, ठीक है, तीनों ही हेड और तीनों ही टेल बन जाएंगे। एक आपका पहली पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल बन जाएगा। फिर आपका ये हो जाएगा, फिर आपका एक टेल, एक आपका टेल और एक आपका एच बन जाएगा, ये हो जाएगा 4। फिर एक आपका हेड, पहला हेड, दूसरा हेड और तीसरा टेल बन जाए, ये 5 हो जाएंगे संभावनाएं, ठीक है। फिर हो सकता है पहला हेड, दूसरा टेल, पहला हेड आ जाए, ये आपका 6 संभावनाएं हो गई, ठीक है। फिर आपका हो सकता है पहले पर टेल आए, दोनों पर हेड आ जाए, तो ये 7 हो जाएगी। या हो सकता है पहले पर हेड आए, दूसरे पर टेल और तीसरे पर टेल, यानी कि ये संभावनाएं कितनी 8 बनती हैं। तो ये हमने सीधा ही लिख लिया, एन का जो एन एस आएगा कुल संभव परिणाम वो 8 आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें याद रखना है एन ई कितना आएगा। एन ई का मतलब होता है जितना हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछा है कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो एक बात बताइए, एक चित्र किस किस में है कम से कम, देखिएगा एक इसमें भी है, इसमें है, इसमें है एक हेड, इसमें है, इसमें है, इसमें मतलब यानी कि ये कितनी 7 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें कम से कम एक चित्र जरूर है, ठीक है ना। तो यहाँ एन ई का मान क्या हो जाएगा 7। प्रायिकता यहां पर निकालेंगे तो पी बराबर होता है एन ई अपॉन में एन एस, एन ई अपॉन में एन एस। तो हम क्या करेंगे, एन ई का वैल्यू 7 हो जाएगा और एन एस मतलब टोटल का वैल्यू 8 हो जाएगा, तो ये 7/8 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया है ये क्वेश्चन। चलिए, और आपको इस तरीके से ये 8 है ना, 3 500 के लिख कर रख लेना है क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताश के पत्तों की गड्डी में इक्का निकालने की प्रायिकता हो सकती है। देखिएगा, आप बात करें ताश की गड्डी की, तो ताश की गड्डी में टोटल जो पत्ते होते हैं मान लेते हैं एन एस, जो टोटल एन एस होते हैं आपको पता है 52 होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है जो ताश की गड्डी होती है उसमें टोटल पत्ते जो होते हैं 52 होते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, एन ई, एन ई हमसे पूछा है, क्या पूछा है देखिएगा, इक्का निकालने की प्रायिकता। आपको पता है हर एक चीज गिट्टी में कितना 4 बार आती है, इक्का होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ही सब चीजें कितनी 4 बार आती हैं। आपसे इक्का निकालने के लिए बोला है तो यानी कि चारों इक्कों में से कोई सा भी निकाला जा सकता है, ठीक है। और प्रायिकता का आंसर देना है तो हमें क्या करेंगे, फॉर्मूला तो वही है, पीई बराबर एन ई बटा में एन एस। तो हम क्या करेंगे, एन ई का जो वैल्यू है वो 4 है और एन एस का जो वैल्यू है वो 52 है, 4 एकम 4, 4 से 13 चौके 52, यानी कि 1/13 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। डी विकल्प आपका सही है, ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। इस तरीके का ताश से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगी। अभी हमने आपको बताया जो एनएस रहेगा इसका तो ये रहेगा 52, ठीक है। टोटल परिणाम जो होगा कुल संभव परिणाम ये कितना रहेंगे 52, ठीक है। और ताश की गड्डी में से फेस कार्ड निकालने, आपको पता है फेस जो होता है जे क्यू और के, इसे गुलाम, बेगम और बादशाह बोलते हैं। इन सभी में चित्र दिए होते हैं, बाकी किसी में भी फेस नहीं दिया होता है। तो आपको बात करें 4 आपके गुलाम होते हैं, 4 बेगम होते हैं, 4 बादशाह होती हैं, ठीक है। अगर आपसे एन ई पूछा जाए, एन ई आपका कितना बनेगा, आपका तीनों का पूछा है 4 8 4 12, यानी कि तीनों का ये एन ई बनेगा 12। आपसे पी मतलब प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पूछी है तो एन ई अपॉन एन एस हो जाएगा, ठीक है। एन ई अपॉन में एन एस, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे ऊपर 12 और टोटल संभव परिणाम 52। इसे काटेंगे 4 तिया 12 और 4 से 13 चौके 52, यानी कि ये बनेगा 3/13। 3/13 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रुप डी में ये बना था क्वेश्चन, ठीक है। सभी को समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे 5वां प्रश्न देखें जल्दी से। लिखा है किसी पासे के 2 बार फेंके जाने पर आने वाले अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब हमें एन एस कैसे निकलेगा, एन एस हमने आपको बताया था एन एस कैसे निकलेगा। पासे को फेंकने पर आपके कितने अंक आते हैं, 6 अंक आते हैं, 1 से लेकर 6 तक, और उसको 2 बार फेंका है, इसकी मतलब है 2 घात कर देना है, तो ये कितना 36 बन जाएगा ना। हमने शुरुआत में ही बताया था एन एस कैसे निकाला जाता है, 36 हो गया। एन ई बात करेंगे तो एन ई क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों पासों पर क्या आ जाए, अंकों का योग 10 हो। तो हमने देखा पहले पासे पर अगर आप बात करें 6 आ जाए, दूसरे पासे पर 4 आ जाए, तब भी आपका 10 हो जाता है। एक संभावना तो ये है। दूसरी संभावना क्या है कि पहले पर अगर आपका 4 आ जाए, दूसरे पर हो सकता है 6 आ जाए, तो भी आपका 10 हो जाएगा। तीसरी आपका हो सकता है संभावना कि पहले पर 5 आए और दूसरे पर 5 आए, तब आपका 10 हो सकता है, और इससे ज्यादा कोई संभावनाएं नहीं बन सकती हैं, ठीक है। तो पहली दूसरी 3 संभावनाएं बन रही हैं, तो एन ई का जो मान आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। अब हमसे प्रायिकता पूछा है तो प्रायिकता पी ई बराबर जो होता है एन ई बटा में एन एस।
अब एन ई का जो मान है मतलब कितना है हमारा 3, 3 बटा में एन एस का मान 12, सॉरी एन एस का मान 36, 3 एकम 3, 3 से 12 तिया 36, यानी कि ये बनेगा आपका 1/12, 1/12 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। ये आपका आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। और ये हमारा छठवां प्रश्न है और इसमें ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो का, जब पासे का एक जोड़ा फेंका जाता है तो संख्याओं का योग विषम होने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो एन एस बनेगा, आपको पता है एक पासा है, पासा का मतलब 6 तक अंक होते हैं, और जोड़े में फेंका है मतलब 2 बार फेंका है, या जोड़ा फेंका है मतलब 2 बार, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, तो इसका एन एस का तो मान 36 आ गया। अब हमसे एन ई क्या मिलेगा जल्दी से बताएं। देखिए क्वेश्चन में बोला है विषम अंक, योग विषम हो दोनों पासों का, तो आपको कैसे समझना है कि जैसे पहले पासे पर 1 दूसरे पर 2 होगा तब विषम होगा, पहले पर 1 दूसरे पर 4 होगा तब विषम होगा, 1 और 6 होगा तब विषम होगा, या 2 पहले पर होगा दूसरे पांचरे पर पहला 1 हो, या आपका 2 के बाद 4 हो फिर 1 हो, या आपका 6 हो 1 हो। इस तरीके से बहुत सारी संभावनाएं बन रही है। तो आपको ऐसे चीज याद नहीं रखना है। आपको एक बात बताइए, जैसे हम आपको बताएं कुछ हिंट बताएं कि आपसे बोला जाए 1 से लेकर 10 तक संख्याएं लिखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम इनमें बोलें कि इनमें आपकी विषम कितने हैं, तो देखिए 1 3 5 7 9, 5 तो विषम है, और 5 कितने होंगे सम होंगे, ये 5 सम होंगे। तो हम कह सकते हैं यानी कि कितनी भी संख्या हो उनमें आधी संख्या विषम और आधी संख्या सम होती है। तो ये सीधा लगाइएगा ना आप। तो यहाँ पर एन एस का जो वैल्यू आया था वो हमारा 36 था। एन ई हमसे पूछा है विषम योग आए, तो विषम का मतलब अगर 36 संख्या है तो इनमें से विषम कितना आधे वाले अंकों का आ जाएगा। अगर हमसे प्रायिकता पूछा है पीई का मान, तो हमारा फॉर्मूला होगा एन ई बटा में एन एस। ठीक है, तो पी का जो वैल्यू है हमारा निकलेगा एन ई अपॉन एन एस। तो एन एस का एन ई का वैल्यू है 18, एन एस का वैल्यू है 36, तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, यानी कि 1/2 जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि आपका कौन सा 1/2। 1/2 को हम और भी लिख सकते हैं भाग करके, 0.5 भी कर सकते हैं, 2 से भाग करेंगे 1 में 0.5 भी लिखा जाता है। तो ये जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके प्रायिकता से पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका ये प्रायिकता से संबंधित पहला वीडियो है। इसी के बाद एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 10 है, कम से कम एक बार संख्या 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम बात करेंगे, अब ये क्या है बोला गया है संख्याओं का योग, अगर 2 पासे फेंके जाएं तो हमारी संख्याओं का योग कौन कौन सा 10 हो सकता है। देखिएगा एन एस हम बात करेंगे, एन एस तो हमने देखा यहाँ पर 4 और 6 मिलकर 10 होता है, 6 और 4 मिलकर 10 होता है। इसके बाद हम बात करें 5, 5 मिलकर 10 होता है। तो हम कह सकते हैं जो एन एस है हमारा कितना 1 2 3 आ जाएगा। अब हमें एन ई चाहिए, एन ई का मतलब होता है अनुकूल परिणाम। क्या पूछा है, कम से कम एक बार 5 आया हो। तो सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है, ये वाला एक ही जोड़ा ऐसा है जिसमें केवल एक बार 5 आया है, तो इसका मतलब एन ई कितना है 1 है। अब हमसे प्रायिकता पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, प्रायिकता बराबर क्या होता है हमारा, प्रायिकता बराबर पीई, पीई बराबर होता है एन ई बटा में एन एस। तो हमें क्या करना है, एन ई का मान 1 दिया हुआ है, एन एस का मान 3 है, तो ये 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्या अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन लिखा है, यदि चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आपको कि एन एस क्या होता है, कुल संभव परिणाम। आपको पता है पूरी वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं, बिल्कुल सही है। अब बोला गया है कि एन ई क्या हो जाएगा, एन ई कितना हो जाएगा, बोला गया है क्या चुना जाए, एक प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की संभावना क्या है, स्वर होने की प्रायिकता क्या है। तो आपको बता दें स्वर आपका ए, देखिए स्वर आपका ए ई आई ओ यू, ये 5 संख्या में से कोई भी हो सकता है, यानी कि इन 5 में से कोई भी निकल सकता है। तो एन ई का मान 5 हो जाएगा। अब हमसे प्रायिकता पूछा है, प्रायिकता का जो वैल्यू होगा पी ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा एन ई बटा में एन एस। तो एन ई का मान 5 हो जाएगा, एन एस का मान 26 हो जाएगा। तो ये बनेगा 5/26 हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
एक बॉक्स में 6 सफ़ेद, 2 काली और 3 लाल गेंदें हैं। यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। इस गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिएगा, सबसे इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इनका NS निकाल लेना है। NS, अब ये क्या है, टोटल कितना होगा, 6 2 8 3 11, मतलब 6 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा 11। अब NE क्या पूछा है हमसे, पहले तो ये हमारा प्रायिकता निकलना चाहिए। तो जैसे हम बात करेंगे, पहले हमारा ये कितना है, 11 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रायिकता। तो पहले सफ़ेद गेंद की प्रायिकता निकाल लेते हैं, यानी कि NE जो करेंगे, इसमें ये क्या है, सफ़ेद गेंद की प्रायिकता निकालेंगे। तो अब ये बताइए, सफ़ेद गेंदें कितनी है, 6 हैं, तो 6 तो यहाँ पर लिखा जाएगा। प्रायिकता लिखेंगे, आपका P सफ़ेद गेंद की निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6 ऊपर रहेगा और बटा में ये टोटल 11 हो जाएगा। तो ये तो आना, ये आंसर आता अगर, तो ये 6/11 होता सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता। लेकिन आपसे पूछा है सफ़ेद गेंद ना होने की प्रायिकता, तो हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन को क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है, 6/11, ठीक है। तो हमने देखा है ये कितना, 11 एकम 11 में से 6 चला जाएगा, 5/11 हो जाएगा। 5/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक तो तरीका ये है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी देखिएगा, आप कई सारे तरीकों से कर सकते हैं। देखो, इतना आ गया, P = 6/11 है, आपको ये देख लेना है। ये तो है सफ़ेद गेंद की निकालने की प्रायिकता, यानी कि 11 में से 6 बार कितना सफ़ेद निकलेगा। अगर सफ़ेद ना होने की प्रायिकता, तो आपको देखना है 11 में से ये 6 घटाएंगे, कितना बनेगा, 5। 5/11 ये इसका आंसर हो जाएगा, तब भी आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन एक आपको और तरीका बताते हैं, आपको कैसे करना है, ये समझ लेना है कि आपका जो NS है वो तो हो जाएगा टोटल कितनी संख्या है, 11। आपका NE मतलब ये हो जाएगा सफ़ेद गेंद ना निकालने की प्रायिकता। अगर आप इसमें से सफ़ेद हटा दें तो क्या आपका 2 और 3 5 बच जाती हैं, काली और लाल, तो 5 ही हो जाएगा। अब अगर ना निकालने की प्रायिकता पूछा जाएगा तो यही तो होगा, 5/11। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। एक बैग में 30 गेंदें रखी हैं, जिन पर 1 2 3 से लेकर ... 30 लिखा है, संख्याएं अंकित हैं, और ये बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या 4 या 6 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। या तो 4 से विभाज्य हो जाए या 6 से विभाज्य हो जाए। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। चलिए आप देखिएगा, 1 से लेकर 30 तक संख्या है, तो सभी लिख लेते हैं। तो NS का जो मान आएगा वो तो आपका 30 आ जाएगा, ठीक। टोटल NS जो होगा 30 आ जाएगा। लेकिन NE क्या हो जाएगा, आपने देखो, आपने बोला है या तो 4 से हो या तो 6 से हो। तो हम सबसे पहले संख्या जो बनाएंगे, पहली 4 आ जाएगी, फिर उसके बाद 6 विभाजित हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 8 के बाद आपकी 12 हो जाएगी, ठीक है। 12 के बाद आपकी 16 संख्या हो जाएगी विभाजित, ठीक है। फिर 18 के बाद आपकी 20 होगी, फिर 24 हो जाएगी, फिर आपकी 28 हो जाएगी, और फिर आपकी 30 हो जाएगी। यानी कि NE का मान है, देखिएगा, ये हमारी 4 और 6 से विभाजित संख्या है सभी। तो कितनी संख्या हो रही है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, टोटल 10। अब हमसे प्रायिकता पूछा है, तो NE बटा में NS होता है ना, NE बटा में NS, तो ये कितना, 10 बटा में कितना होगा, 30। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न की ओर। लिखा है क्वेश्चन, एक बैग में 20 गेंदें रखी हैं, जिन पर 1 2 3 ... कितना, 1 से 20 तक लिखा हुआ है, संख्याएं अंकित हैं। बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या के 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, एक बात बताएं, अगर आपसे NS बोला जाएगा तो NS तो आपका 1 से लेकर 20 तक है, तो 20 ही संख्या हो जाएंगी। अभी NE जो निकाला था इस तरीके से, अब आपको 3 और 5 से विभाज्य चाहिए, तो पहली संख्या जो होगी वो 3 हो जाएगी, फिर आपकी 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर आपकी 6 के बाद 9 हो जाएगी, उसके बाद आपकी 9 के बाद जैसे आपका 10 भी हो जाता है विभाजित, 10 के बाद 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारी 20 भी हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद 20 भी हो जाएगी, ठीक है। तो हम देखेंगे ये NE का मान कितना है, NE का जो मान है वो कितना आया, देखिए 4 3 7 8 9, 9 संख्या है तो 9 आ गया। अब हमसे प्रायिकता पूछा है, तो प्रायिकता क्या होता है, NE बटा NS। तो NE का मान 9 है, 9 ऊपर आ जाएगा, NS का मान 20 है, 20 नीचे आएगा, ठीक है। तो 9/20 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा कौन सा 9/20 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसी तरीके से आपको प्रायिकता की क्वेश्चन हल करना। नेक्स्ट इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए अनुपाती कोण बी अनुपाती कोण सी, इनका जो तीनों का अनुपात है वो कितना दिया है, 2:3:5 है। तो कोण ए के संपूरक कोण का माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके पास जो वैल्यू है ए बी और सी, इनका जो अनुपात है वो कितना दिया है, तो ये देखेंगे। सबसे पहले तो इनका तीनों का अनुपात कितना है, तो इनका अनुपात है आपका 2:3:5। अगर हम कहें इन सबको जोड़ा जाए 2 और 3 5, 5 और 5 10, यानी कि 10 अनुपात टोटल अगर हम बात करें किसके बराबर हो जाएंगे। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अंतः कोणों का योग। तो 10 का वैल्यू जो है वो अनुपात के बराबर 180 के बराबर होगा। तो 1 0 से 1 0 मतलब 1 का वैल्यू 18 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आपसे हम तीनों जो अनुपात दिए थे हमारे, तीनों का वैल्यू निकालेंगे। अगर हम 2 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 3 54 हो जाएगा 3 अनुपात का वैल्यू, और 5 अनुपात का वैल्यू 18 पंचे 90, यानी कि अब हमारे पास सभी वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। पहला 36 हो गया, दूसरा 54, तीसरा 90, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है देखिएगा, क्वेश्चन में बोला है कोण ए का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब आपको बता दें कोण ए कितना है हमारा 36, और संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, 180 में माइनस करना पड़ता है। तो 180 में से हम उसी 36 को माइनस करेंगे, तो ये 4 बनेगा, ये 4 14 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा 144 बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़े इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन बेहतरीन है ये क्वेश्चन, ये देखेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर एक इस तरीके से डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। फिर इनको मिलाया गया है, यहाँ पर एक मिड पॉइंट में सर्कल है, ये हमारा ओ पॉइंट है मिड पॉइंट में, ठीक है। इनको मिलाया गया है और इस तरीके से हमारा ये ट्राइंगल भी बनाया गया है। और यहाँ पर क्या है, ये हमारा इसका वैल्यू जो है 38 दिया हुआ है, इसे हमने ए लिखा है, यहाँ पी और यहाँ क्यू, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है, देखिएगा लिखा क्या है, देखिए रेखा चित्र में पी ओ और ओ क्यू त्रिभुज ए पी क्यू के परिवर्त की त्रिज्याएं हैं। यदि पी ए क्यू बराबर 38 है, मतलब ए का जो एंगल है वो 38 है, तो पी क्यू ओ यहाँ जो है पी क्यू ओ का वैल्यू क्या हुआ, ठीक है। इसी तरीके से दिया है, तो इसको मिटा लें, ठीक है, ठीक है ना। चलिए देखेंगे। अब आपको बता दें यहाँ पर, तो ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है देखेंगे, आपको क्या याद रखना है। जैसे आपका ये जो एंगल होता है, अभी हमने बताया कि अगर ये आपका 38 दिया हुआ है, तो आपका यहाँ जो एंगल होगा वो डबल हो जाएगा, तो ये आपका 76 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल को हम उठाकर देखते हैं थोड़ा इस तरीके से। यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर O है, हमें ये वाला एंगल कितना मिल गया, 76। आपको पता है अगर ये जीवा समान है, यहाँ पर जो x है और यहाँ पर भी x ही माना जाएगा एक कोण, ठीक है। किसी त्रिभुज की जो समान जीवाएं होंगी वो समान कोण अंतरित करती हैं। तो आपको पता है ये इस तरीके से इस वाले पॉइंट पर ये समान अंश अंश का कोण बनेगा, यानी कि इसे भी x इसे भी x मानेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहला x दूसरा x प्लस में 76, अगर तीनों चीज़ जोड़ दें तो हमारा 180 के बराबर हो जाता है। 76 को उस तरफ करके माइनस करेंगे तो यहाँ ये 2x बराबर कितना होगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा 100, मतलब 10, तो ये बनेगा हमारा 104। और 2x बराबर 104 है, तो x बराबर कितना होगा, ये बनेगा 52। तो 52 हमारा x क्यू वाला भी है और p वाला भी है। हमसे पूछा क्या था, पी क्यू ओ, मतलब क्यू पूछा था, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 52 ही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। त्रिभुज एबीसी में बी ए सी बराबर 60 अंश है, और ओ त्रिभुज एबीसी के अंदर एक बिंदु है। यदि बी ओ बी सी ओ बी ओ को 2 गुना है और ओ बी ओ सी बी ओ सी ए का 2 गुना है, तो बी ओ सी की माप ज्ञात कीजिए। हमारा ट्रायंगल बनेगा, तो पहले तो हमारा एक सर्कल बनेगा इसमें, ठीक है, जिसमें ओ हमारा केंद्र हो जाएगा। ओ यहाँ कोई बिंदु इस तरीके से ले लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे ए बी सी हो जाएंगे, ठीक। अब ये जो एंगल है यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ये कितना है, बी ए सी बराबर ये कितना है 60 अंश का है।
तो अगर हम बी को ओ से और ओ को सी से मिलाएंगे तो यहाँ पर जो बी ओ सी बनेगा इसका एंगल कितना होगा, आपको पता है ना, इसका 60 का डबल होता है, ये हो जाएगा 120। तो हमें पूरा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, यही तो हमसे पूछा था बी ओ सी। तो कौन बी ओ सी की जो माप होगी वो 120 ही होने वाली है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जितना ये कोण है, अगर इस तरफ के ए कोण से आधा होता डबल होता है, और अगर ये पूछा जाए तो ये इसका आधा कर देते हैं हम हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र बिंदु ओ पर है, यदि कोण बीओसी बराबर 110 है तो कोण बीएसी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है, ठीक है ना, कितना आसान प्रश्न है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो बस इसमें क्या है, हमारा वृत्त नहीं दिया है, परिकेंद्र नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारा त्रिभुज हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, बी सी, इसमें कहीं बीच में ओ है, यहाँ पर ये क्या है, ओ मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बोला है बी ओ सी यहाँ पर 110 है और इस कोण का एंगल हमसे पूछा है ए का। तो इनका जो रिलेशन होता है, अगर ये वृत्त के अंदर होती है तो ये तो सीधा आधा हो जाता है, लेकिन आधा तो होना नहीं है क्योंकि ये वृत्त के अंदर दिया नहीं है। तो इसका जो रिलेशन होता है, तो कोण बी ओ सी बराबर होता है जो आपका 90 प्लस में रहेगा और कोण ए बटा में 2 करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, बी ओ सी की वैल्यू 110 है, यहाँ पर 90 प्लस में कोण ए बटा में 2। अब 90 इसमें से घटाएंगे हम तो कितना बनेगा, 20 बन जाएगा। 20 बराबर कोण ए बटा में 2, तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बराबर कितना होगा, 20 दूना 40। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए बराबर 40। तो ये एंगल बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का एग्जाम भी बहुत पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को हम स्टार लगाएंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इस तरीके का प्रश्न लिखा है, यदि त्रिभुज एबीसी बिंदु सी पर समकोण बनाता है जहां सी डी लंब ए बी पर है और कोण ए बराबर 55 है, तो कोण ए सी डी का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हम आपको बताएं, अगर हम आप इस तरीके से एक आपको एंगल देते हैं इस तरीके से, जिसमें कोण सी समकोण करना है, तो हम यहाँ पर सी लिख देंगे। अब यहाँ पर एक जगह बी एक जगह ए रहेगा, ठीक है, एक जगह ए एक जगह बी, या आप ए बी ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। फिर बोला गया है सी और डी लंब है, यानी कि सी से एक रेखा गई है लंब, सी डी लंब, ये सी डी लंब है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे। ये यहाँ पर क्या है, सी डी लंब है, किस रेखा पर, ए बी पर। तो इतना तो बात सत्य हो गया। क्वेश्चन में बोला है कोण ए का मान जो है वो 55 है। ये अगर 55 है तो एक बात बताइए, यहाँ पर ये लंब है तो ये तो 90 डिग्री होगा। तो आपने देखा है तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो यहाँ 90 तो हो गया है, यहाँ 55 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, दूसरा कोण 90 में से 55 घटा देंगे, तो यहाँ 10 में से 5, यहाँ 3, यानी कि ये जो बनेगा यहाँ पर, ये जो बनेगा 35 डिग्री का कोण बनेगा। यही तो हमें पूछा है ए सी डी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बनाना था, बहुत ही आसान प्रश्न था और 35 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से कुछ प्रश्न और कर लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा है दो समरूप त्रिभुजों पी क्यू आर त्रिभुज और एक्स वाई जेड के परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि एक्स वाई बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, क्या है क्वेश्चन में लिखा है आपका कि दो समरूप त्रिभुजों में इस तरीके से क्वेश्चन दिया है और आपको क्या समझना है, ये पी क्यू आर एक्स वाई जेड दिया है 48 24 और एक्स वाई बराबर 12, पी क्यू की लंबाई क्या होगी। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि पी क्यू आर का जो परिमाप है वो कितना दिया हुआ है, 48, तो 48 लिखेंगे ऊपर। फिर लिखा है त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिमाप, तो दूसरा का लिखेंगे 24 नीचे, बराबर, बराबर में क्या लेना है, जो पी क्यू आर वाली भुजा है उसकी लंबाई देखेंगे। पी क्यू आर भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, मान लेते हैं एक्स हो जाएगी। फिर नीचे हमारा एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई वाले की भुजा चाहिए हमें, कितना 12 है तो 12 लिखेंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, 24 से कम 24, 24 दूना 48 हो जाएगा। अब इसे क्रॉस गुणा करेंगे तो एक्स का बराबर कितना होगा, 12 दूना 24, यानी कि जो एक्स का जो मान निकल कर आएगा वो 24 ही होगा, यानी कि पी क्यू की लंबाई 24 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। और आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगले वाले आपको यहाँ पर लिखा है यदि tan a प्लस कॉट a बराबर 2 दिया है तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका आंसर आप मौखिक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये चेक करना है कि आपने जो अलजेब्रा में पढ़ा था
कि x प्लस 1/x का जो वैल्यू है मान लेते हैं a होता है, तो इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकालते हैं अगर, तो इसका वैल्यू कितना आता है आपका a² - 2 आता है, ठीक है ना। आपने ये पढ़ा होगा। तो यही चीज़ इसमें फॉलो हो रही है। देखो tan a प्लस cot a बराबर ये क्या है 2 है, तो tan² a प्लस cot² a का मान क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर हम बात करें, इसमें tan a लिख सकते हैं, इसको tan a प्लस में 1/cot a को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan a लिख सकते हैं। तो देखिए ये उसी फॉर्मेट में आ गया। और tan a का स्क्वायर मतलब यहाँ पर x² और cot a का स्क्वायर मतलब 1/tan a का स्क्वायर, यही हमसे पूछा है। तो ये पैटर्न इसी पर आधारित है, तो इसको बनाएंगे, ठीक है, बहुत ही कम समय में और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। तो हमने देखा है जब ये इस तरीके का क्वेश्चन दिया होता है और हम ये चेक कर लेते हैं कि जब इनका और इन दोनों का यानी कि tan a और cot a का गुणा अगर 1 आता है तब ये रूल फॉलो हो जाता है। जैसे हम बात करेंगे tan a गुणे में cot a को हम 1/tan a लिख सकते हैं, तो ये हम कट कर 1 आ जाता है। ऐसे ही हमने उसमें देखा था अलजेब्रा में कि x प्लस 1/x बराबर a होता है। ये कब लागू होता है, जब इन दोनों का गुणा x गुणे में 1/x गुणे का 1 आ जाता है, तब ये हमें क्या करना होता है। इसमें हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो a² - 2 करने पर आंसर आ जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दी है 2, इसे हम क्या मानेंगे a, ठीक है, इसे हम क्या मानेंगे, इसे मान लेते हैं हम a। हमारा जो आंसर आएगा वो किस क्या करने पर आएगा आपका a² - 2 करने पर, यानी कि 2 का वर्ग करेंगे -2 कर देंगे, तो ये कितना 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 कम करेंगे तो ये कितना बनेगा 2। तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप मौखिक करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको ये पैटर्न दिख रहा है सीधा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वाले 2 का आपको कर देना है वर्ग, 2 का वर्ग 4 माइनस का 2 कर देंगे तो ये कितना बनेगा 2। ठीक है, डायरेक्ट ही आप समझ लेना है, सॉरी ये 4 लिखना था, 4 का वर्ग लिख गया है गलती से। यहाँ 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस का 2 करेंगे तो ये कितना बचेगा 2। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, देखेंगे नेक्स्ट। यदि क्वेश्चन लिखा है tan प्लस कोट बराबर 5 दिया है, तो tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर a बराबर क्या होगा। तो यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको करना कैसे है देखिएगा, इसमें ये जो है वो 5 वो क्या है a बराबर है, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या करेगा a² माइनस का 2 करना पड़ेगा, यानी कि 5 का वर्ग -2, तो 25 - 2 करने पर आ जाएगा। तो 25 में से 2 कम करेंगे 23 बनेगा। 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी को समझ में आ रहा है इस तरीके का क्वेश्चन। ये आपके सीधे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, 2018 में भी ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमने एनटीपीसी का लिया है, देखिएगा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में लिखा है 2 ब्रैकेट के बाहर लिखा है cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर मान क्या होगा। तो देखिएगा पैटर्न तो वही है, इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना है। यहाँ cos थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू दिया है 5, तो हम क्या करेंगे 2 साथ में इंटू में, तो हम यहाँ पर cos थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 5, और ये यहाँ से 2 इसके नीचे आ जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, ये स्क्वायर में पूछ लिया है। ठीक है, इनका स्क्वायर, तो हमारा आंसर कैसे आता है a² - 2, तो जो 5/2 है इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2 लगा देंगे, 5 का वर्ग 25 बटा में 2 माइनस का, सॉरी बटा में ये 4 होगा क्योंकि वर्ग होगा ना, माइनस का 2। जब इसे एलसीएम करेंगे तो ये कितना होगा, लासा 4 ही आएगा, और 25 माइनस यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, तो आप 25 में से 8 कम करेंगे तो कितना बनेगा, ये 17, 17/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखेंगे, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 हो, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान क्या होगा। देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, आपका tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 है, और tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान तो हम निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या पता है, इसका वैल्यू अगर 5 है तो हमसे tan स्क्वायर का अगर वैल्यू पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, 5 का वर्ग -2 करेंगे, तो ये कितना 25 - 2, यानी कि इतना आ गया 23। ये तो हम पीछे भी कर चुके हैं इसको सॉल्व, 23 आ गया। अब प्लस में लिखा है तो प्लस में कर देंगे, 23 प्लस 2 लिखा है 2 लिखेंगे, गुणा tan स्क्वायर 60 अंश, tan 60 का मान ये आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारी टेबल होती है वहाँ पर tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। √3 का जब हम यहाँ पर वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग 3 निकल कर आ जाएगा।
तो ये 23 प्लस में 2 तिया 6 हो जाएगा, 23 और 6 कितना होगा 29। तो 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है और साइन की पावर 8 मतलब 8 लिखा है प्लस में कोसेक की पावर 8 का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या है हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। आपको ये चेक करना है, अगर यहाँ साइन की जगह 1 और कोसेक की जगह 1 लिख दें तो यहाँ पर 2 वेरीफाई हो जाता है। तो इस साइन की जगह 1 लिखेंगे, कोसेक की जगह 1 लिखेंगे तो 1 की पावर 8 कितना, 1 की पावर 8 करेंगे तो 1 ही बनेगा, और 1 की पावर 1 करेंगे 8 करेंगे तो ये भी 1 बनेगा, यानी कि टोटल 2 इसका राइट आंसर होने वाला है। लेकिन ये कैसे किया आपने, ठीक है ना। तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ साइन थीटा और कोसेक थीटा में किस वाले थीटा का एंगल का नाम सेम होता है। आपको एक चीज़ याद होगा कि आपने जो यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा में 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हम 90 लिख देंगे साइन 90। तो यहाँ पर भी कोसेक 90 का मान भी 1 होता है। ठीक, तो हमने देखा साइन 90 का मान 1, इसका मान 1, तो ये 2 वेरीफाई हो जाता है। यानी कि अब इस जगह भी हमें क्या करना है, साइन 90 लिखना है। साइन 90 का मान 1 आएगा तो 1 की पावर 8 करेंगे। ऐसे ही कोसेक 90 का मान 1 आएगा तो इसकी पावर भी 8 करेंगे। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अब थोड़ा नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। चलिए देखें, अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, ये बहुत, ये तो आपका ये मान लें नैनो सेकेंड का क्वेश्चन है। यदि सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिएगा, आपको क्या याद रखना है, अगर क्वेश्चन यहाँ पर सेक में दिया है, ठीक है, और 10 में पूछा जाए, या 10 में दिया जाए सेक में पूछा जाए, ठीक है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, या आपका कोट में दिया जाए, कोसेक में पूछा जाए, या कोसेक में दिया जाए, कोट में पूछा जाए, तो आपको याद रखना है इस तरीके का पैटर्न कभी भी बने, इनमें से कोई सा भी, आपका आंसर वही आएगा जो क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, बस ये चीज़ याद रख लेना। आपसे क्या याद रखना है, देखिएगा यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो आपको पता है जो सेक के साथ होगा 10 होगा और कोसेक के साथ कोट होगा। प्लस माइनस हो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर प्लस लगा है और यहाँ पर माइनस, मतलब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। तो आपको याद रखना है सीधा कि अगर जितना इसका मान होगा उतना ही इसका भी मान होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अगर ये स्क्वायर टू वाला प्लस माइनस दिया हो तो अगर इसका 3 क्वेश्चन है तो 3 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या था, हमें इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, सीधा आप देख के बता सकते थे इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, ये आपके 2018 में पूछे गए थे। इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे कोट कोट लिखा है, हमसे कोसेक में पूछा है, 4 फिर 2 4 फिर 2 पावर में दिया है। तो हमने क्या बोला था, आपका सेक है तो कोट मिले, सेक है तो आपका 10 मिलेगा और कोसेक है तो आपका कोट मिलेगा। ठीक है, प्लस माइनस किसी भी तरफ लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, जितना हमारा ये वैल्यू होगा उतना ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में 2.2 था तो आंसर में भी 2.2 ही आएगा, तो यह आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आप बहुत ही कम समय में कर रहे होंगे। अगर आपको इस तरीके के प्रश्न बनते हैं तो जरूर ही आप इस तरीके के क्वेश्चन लगा कर आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोट में दिया है, कोसेक में हमसे पूछा है, 4 पावर है फिर 2 पावर है 4 2। ठीक है, जब इसका 3.6 तो इसका आंसर भी 3.6 होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इस वजह से आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, 10 की पावर 4 10 की पावर स्क्वायर, ये हमारा कितना बराबर 11, 10 की पावर 4 10 की पावर 2 दिया है 11, तो सेक की पावर 4 माइनस सेक की पावर 2 जो होगा वो 11 ही होगा। ये आपका एक पैटर्न फॉलो करता है इस वजह से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 11 ही आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, तो देखिएगा इसको करना कैसे पड़ता है। सबसे पहले आपको बता दें, इसमें जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा, जैसे आपको बात करें सेक में दिया है, सेक और 10 दिया होगा। ठीक है, यहाँ प्लस में दिया होगा और हमसे सेक माइनस 10 ये पूछा जाएगा। ठीक है, या आपसे ऐसा भी हो सकता है कि आपका यहाँ पर कोसेक प्लस कोट में दिया जाए। ठीक है, और यहाँ कोसेक माइनस कोट में
पूछा जाए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन किसी में भी मिल सकता है, तो लेकिन अभी आपको याद रखना है ये सेक और टेन में दिया है प्लस, सेक और टेन में माइनस पूछा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप कि जो आपका प्लस वाला मान है ये 1.25, इसे हमें 1 के बटा में लिख देना है, ठीक है। सेक थीटा माइनस निकालना है, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो 1 के बटा में ये हो जाएगा 1.25, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 100 डबल जीरो हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। अब 5 से भाग करेंगे 4 में तो 0.8, तो 0.8 वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न बना लोगे। इस तरीके के 2 प्रश्न और लेकर आए हैं आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए देख लेना है। सेक प्लस में दिया है, सेक और टेन हमारा मान दिया है, और सेक माइनस टेन का वैल्यू हमसे पूछा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, 1 के बटा में लिख देंगे जो इसका मान होगा, बटा में 8 है, इसका मतलब है 0.125, ठीक है। तो 0.125 इसका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए एक क्वेश्चन और है, अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो 1/4 हो जाएगा, बस इसे भाग करना है, तो 0.2, ठीक है, 0.2, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, तो ये बनेगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से 2 से 3 पार्ट। यदि साइन 2a बराबर cos 75 दिया है तो a का न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए, यहाँ पर थीटा कुछ हो, यहाँ पर भी थीटा कुछ हो, अगर साइन थीटा पहला, ये थीटा 1 बराबर cos थीटा 2 दिया जाए, या आपका कोसेक थीटा 1 बराबर सेक थीटा 2 दिया जाए, या टेन थीटा 1 बराबर कोट थीटा 2 दिया जाए। अगर इस तरीके से दिया हो, मतलब ये साइन कोस बराबर हो, कोसेक सेक बराबर हो, टेन कोट बराबर हो, यहाँ पर थीटा अलग अलग लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस वाली, इन तीनों वाली कंडीशन में जो हमारा थीटा पहला वाले का है और दूसरे वाले का है थीटा 1 और थीटा 2, ये 90 के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसमें, ये जो आपको थ्योरम लगा के रखना है, ये आपको याद रखना है मन में, ठीक है, तभी आपको इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, आपने देखा साइन थीटा पहला है, साइन थीटा 2 है, साइन थीटा वाला कॉस थीटा के बराबर है, तो हमारा क्या होना चाहिए, जो आपकी ये थीटा की वैल्यू है, यहाँ पर 2a और यहाँ पर ये 75, इन दोनों का अगर जोड़ेंगे तो ये 90 आना चाहिए, ठीक है। रूल तो यही कहता है, लेकिन पक्षांतर जब सॉल्व करेंगे, इसको 75 उस तरफ भेजेंगे तो 2a का वैल्यू आ जाएगा 15, ठीक है। 2a बराबर 15 है, तो a का वैल्यू कितना आएगा 7.5। मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका साइन पर, कोसेक, टेन, यानी कि किसी पर भी पूछा जा सकता है। तो इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन और लेकर आए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि टेन 2 थीटा बराबर कोट 0+6 लिखा है, ठीक है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो हमने अभी क्या बताया था आपको, अगर टेन थीटा कोट थीटा के बराबर है तो आपका जो इनका थीटा 1 और थीटा 2 होगा, उन दोनों का योग 90 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 थीटा प्लस में यहाँ पर थीटा प्लस का 6 बराबर टोटल कितना होना चाहिए, 90 के बराबर, ठीक है। अब 6 को उस तरफ भेजेंगे तो ये 2 और थीटा, 1 थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा, और ये कितना हो जाएगा, अगर 6 घटाएंगे अगर हम इसमें से, तो ये बनेगा 84, ठीक है। 3 थीटा बराबर 84 है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 28, घटने पर क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 28 दिया 84, तो हमने कह दिया ये थीटा का जो वैल्यू आया वो 28 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बने थे प्रीवियस ईयर में, तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही आसानी से और कम समय में लगा रहे होंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो भी बच्चा नया जुड़ा है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिएगा इस क्वेश्चन को देखेंगे, सेक 4a बराबर कोसेक 3 माइनस a, 3a माइनस 50 बराबर 50 दिया है ना, 3a माइनस 50 है, जहाँ 4a और 3a न्यूनकोण है, तो a प्लस 75 का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमने अभी आपको बताया था कि सेक कोसेक बन सकता है, साइन कोस बन सकता है, टेन कोट बन सकता है, तो यही हमें दिया था,
तो हम क्या करेंगे, पहले का थीटा कितना है 4a, यानी कि ये 4a लिखा है, प्लस दूसरे का थीटा कितना है 3a माइनस का 50। इन दोनों का जो सम है, योग है, कितना आना चाहिए 90। तो हम क्या करेंगे, 50 को उस तरफ भेज देंगे, तो 4 और 3 7, a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90, और 50 ये जुड़ जाएगा, उस तरफ माइनस का प्लस बनेगा, तो 140 हो जाएगा। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 0, तो a का जो वैल्यू है वो आपका 20 बनेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं a का जो वैल्यू है वो 20 इसका बन जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये चेक करें। देखो a प्लस 75 आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो देखिएगा अगर a प्लस 75 आपसे क्वेश्चन पूछा है तो a का वैल्यू कितना है 20, और प्लस में आपको 75 करना है, तो आपका दोनों का योग करेंगे तो ये कितना होगा 75 20 कितना होगा 95, 95 हो जाएगा ना। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आशा है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके कम समय में और बेस्ट ट्रिक के साथ बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि टेन थीटा बराबर 4 है तो 4 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा बटा में 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम बनाने के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये आपको कैसे करना है ये चेक करना है। देखिएगा आपको सबसे पहले ये देखना है यहाँ पर लिखा क्या है, टेन थीटा बराबर 4 दिया है ना, टेन थीटा बराबर 4। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे। ठीक है, और आपको पता है टेन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा बटा जो कॉस थीटा होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। तो आपको ये मान के चलना है जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 4 है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 है। अगर ये आप वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो आपका आंसर जल्दी से आंसर बन जाएगा। देखिएगा मात्र 2 सेकेंड लगेंगे। 4 गुणे में कॉस थीटा के वैल्यू 1 लिखेंगे, प्लस 2 गुणे में साइन थीटा का वैल्यू 4 लिखेंगे, बटा 2 गुणे में साइन थीटा मतलब 2 गुणे में साइन थीटा की वैल्यू 4 लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो 4 और 8 कितना हो गया 12, और 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7, तो ये बनेगा 12/7। तो क्या हमारा 12/7 ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है 12/7। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये क्या है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5/3 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये क्या है, आपका कैलकुलेशन बेस पर आधारित है। तो यहाँ पर क्या दिया था, देखिएगा इसको हमें क्या है कैलकुलेशन बेस है तो इसको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा में क्या है हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर जो वैल्यू दिया है वो 5/3 है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 5/3। अब हम क्रॉस गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे वाले में देखते हैं पहले, यहाँ 5 सेक थीटा हो जाएगा माइनस 5 टेन थीटा हो जाएगा, फिर ऐसे ही बराबर में उस तरफ क्या होगा 3 सेक थीटा हो जाएगा, और प्लस में 3 टेन थीटा हो जाएगा, प्लस में 3 टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेक थीटा हमारा इस तरफ पहले वाले पक्ष की तरफ आएगा तो 5 में से 3 चला जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा, बराबर तीन टेन थीटा है, और ये 5 उस तरफ जाएगा तो ये 8 टेन थीटा हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ 2 तो हो गया सेम, 2/cos सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, तो cos थीटा नीचे आ जाएगा। 8 को लिखते हैं 8 इंटू में टेन थीटा को साइन थीटा बटा में cos थीटा। ठीक है, तो हमने देखा नीचे हमारा दोनों में cos थीटा कॉमन है, हटा देंगे तो इसका जो बना क्या बना हमारा 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो यहाँ पर क्या बना, हम यहाँ पर लिखेंगे 4 साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना, 1/4। तो 1/4 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था, मतलब क्रॉस गुणा करके फिर हमारा आने वाला था। ठीक है, और ये आपका एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में पूछा गया था। तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित को सरल कीजिए, √2 प्लस 2 अंडरवुड में प्लस 2 cos 4 थीटा। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है 2 अंडरवुड में लिखा है, फिर प्लस में √2 प्लस में 2 cos 4 थीटा। अब देखिएगा मान लेते हैं हम यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो थीटा की जगह मान लेते हैं हम 0 है। ठीक है, अगर थीटा की जगह 0 है तो यहाँ 4 गुणे में 0 होगा, मतलब 4 गुणे में 0 होगा, तो यहाँ बनेगा पूरा cos 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा cos 0। आपको पता है जो टेबल में मान होता है हमारा cos
जीरो का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यानी कि इस जगह पर अगर हम पूरा इस जगह पर 1 रख देंगे तो 1 का 2 में गुणा हो जाएगा 2, तो अंदर कितना, ये 2 और 2 4 बन जाएगा। ठीक है, अंदर कितना बनेगा 4, और ये हमारा अलग से था प्लस में। ठीक है, अब 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 बनेगा प्लस में, ये हमारा 2 अलग से था, 2 और 2 4 जोड़कर हो जाएगा, और जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। अब ऐसा हमारा 2 आ रहा है इसका, ठीक है, सॉल्यूशन करने पर। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसका आंसर 2 आएगा? देखिएगा, अगर आप साइन जीरो में जीरो रखते हैं तो आपका इसका मान 0 आ जाएगा, तो ये तो 2 आया नहीं है। कोस जीरो में अगर 0 रखेंगे मान, तो ये इसका देखो, कोस जीरो में अगर थीटा की जगह 0 रखेंगे तो इसका मान 1 आएगा, तो ये भी 2 नहीं है। टू कोस थीटा, अगर कोस थीटा में थीटा की जगह 0 रखेंगे तो कोस जीरो का मान 1 होता है, और साथ में हमारा 2 का गुणा है, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे, इस तरीके का प्रश्न भी बनता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। यदि 5 tan अल्फा बराबर 4 है तो 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बटा में 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको क्या समझना है पहले यहाँ देखें। 5 tan अल्फा लिखा है बराबर 4, तो यहाँ tan अल्फा बराबर पूछा जाए तो 4, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, और tan अल्फा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा। तो आपको ये चीज़ समझना है जो पिछले वाले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पूछा था कि इसको कॉस वाला मान नीचे होगा और साइन वाला मान ऊपर होगा, तो सीधा इसमें ही आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे 5 गुणे साइन अल्फा का मान 4 है, प्लस माइनस है, माइनस सॉरी है, फिर 3 गुणे में कॉस अल्फा का मान 5 है, बटा में 5 साइन अल्फा का मान कितना है, 4 है, फिर प्लस 2 गुणे में कॉस अल्फा का मान 5 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 चौके 20 माइनस 5 या 15, 5 चौके 20 प्लस में 5 दूनी 10, तो 20 में से 15 गया, 5 बचा, 20 और 10 कितना हो गया, 30, 5 एकम 5, 5 6 का 30, 1/6 जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलिए यहाँ पर बात करेंगे, लिखा है cos 12 प्लस cos 84 प्लस cos 168 प्लस cos 96। ठीक है, अब आपको बता दें यहाँ पर कभी भी cos थीटा, यहाँ पर क्या है, कभी भी cos थीटा प्लस cos थीटा, मतलब ये 1 और 2, cos थीटा 1 cos थीटा 2, अगर दोनों का सम यहाँ पर थीटा का योग 90 है, अगर इनमें cos थीटा में इनका जो थीटा 1 है थीटा 2, इन दोनों का योग अगर 90 है, या 90 का कोई मल्टीपल है, ठीक है, 90 का कोई मल्टीपल है, तो उस स्थिति में आपको पता है cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो उस स्थिति में आपका जो cos 90 होगा वो 0 होता जाएगा। ठीक है, जैसे cos 12 और cos 12 हो गया, और cos 168, इनका अगर योग करेंगे तो ये कितना होगा, cos 180। आपका पता है ये 90 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मान 0 होगा। ठीक है, फिर cos 84 और cos 96, तो इसका भी मान cos 180 होगा, तो इसका भी मान क्या होगा, 0 होगा। अब 0 प्लस 0, मतलब यहाँ पर 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आपको याद रख लेना है, कभी भी cos थीटा में जो एंगल होगा, cos थीटा 1 बराबर यहाँ पर, ठीक है, cos थीटा और cos थीटा 2 में, ये प्लस में है, अगर 1 और 2 ये थीटा का वैल्यू 90 हो जाता है, यहाँ पर 90 होता है थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू, तो आपको याद रखना है इनका जो है, इसका जो मान निकलेगा वो 0 निकलेगा। लेकिन अगर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, अगर इन दोनों का मान 90 होगा तो इसमें इस वाली स्थिति में 1 मान आ जाएगा साइन का, क्योंकि आपको पता है साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तो इसका तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 85। देखिएगा अब क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए स्क्वायर में कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, अगर स्क्वायर में भी दिया है थीटा 1 और थीटा 2 का योग अगर 90 है, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो 1 बनेगा।
ठीक है। अगर आप एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे तो हम आपको वो भी बता देंगे अभी, ठीक है। तो हमने देखा साइन 5, यहाँ पर साइन 5 और साइन 85 ये स्क्वायर में है तो इसका मान 1 हो जाएगा। फिर साइन 10 और 80 इसका मान भी 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में है तो 1 और 1 कितना होगा 2। अब देखिएगा इसको बनाते कैसे, ये आपका 2 तो आंसर आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा था आपका, क्या लिखा था, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 85, ठीक है। तो हम एक बात बताएं आपको, इस तरीके से ये आगे पीछे ले लेंगे तो साइन स्क्वायर 5 और ये जो 85 वाला है ना, इसे हम कॉस 5 डिग्री लिख सकते हैं स्क्वायर में, क्योंकि आपका साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इस तरीके से यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर 10 प्लस में 80 वाले को भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। अब आपने एक सर्वसम पढ़ी होगी, यहाँ पर सर्वसम आपने पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर 2 निकलेगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमने क्या बताया था अभी, अगर टेन का साइन का ये किसी का भी इंटू में 1 है ना, ये इंटू में अगर आपका जो थीटा 1 थीटा 2 90 हो जाता है तो इसमें आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, टेन 25 और टेन 55, सॉरी टेन 55 नहीं हुआ, टेन 25 और टेन 65, तो ये दोनों मिलकर 90 बनाते हैं तो इनका मान 1 हो जाएगा। सभी चीज़ गुणा में है तो गुणा में लिख लेंगे, ठीक है। और इस 60 में ये 3 एक्स्ट्रा में गुणा में है तो वो भी अलग से लिख लेंगे, ठीक। फिर आपका टेन 45 और इसको छोड़ेंगे, टेन 45 को, पहले 35 और 55 जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा, तो इसका मान 1, और टेन 45 का मान 1 होता ही है। तो इन सब का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा ना, तो 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप आसान भाषा में समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेन 1 टेन 2 टेन 3 इस तरीके से 89 लिखा है, यहाँ से डॉट डॉट डॉट, यानी कि टेन 1 और टेन 89 को जोड़ेंगे तो ये 1 होता है, सभी चीज़ इंटू में है 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद टेन 2 और यहाँ पर 88 वाला होता 10, ठीक है, तो इसका भी 1 होता है। इसी तरीके से आप 1 का कितनी बार भी गुणा कर लें तो आपका जो आंसर आता है रिजल्ट में 1 ही आता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, 2 क्वेश्चन और रह गए। देखिएगा यहाँ पर लिखा है निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो टेन 2 इंटू में टेन 88, तो आपको पता है टेन 2 और टेन 88 90 हो जाता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। टेन 3 और टेन 87 इसका मान भी 90 करेगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। गुणा में है सारी चीज़ें, और ये लास्ट में भी आप देखिए 43 और 47 ये भी 90 होता है, तो इसका मान भी 1 होगा। लास्ट में आपका टेन 45 दिया है, टेन 45 का मान भी 1 होता है, तो इन सबका गुणा करेंगे तो आपका 1 ही आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है टेन 10, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है टेन 10 टेन 15 टेन 80 टेन 75। देखिएगा अब आपको क्या समझना है, टेन 10 और टेन 80 इन दोनों को मिलाएंगे, इंटू में लिखा है तो ये टेन 90 बनेगा, तो ये टेन 90 का मान 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो मतलब ये 90 मिलकर जब भी थीटा 1 और थीटा 2 टेन में न मिलते हैं तो ये 1 बनता है, ठीक है। टेन 15 और टेन 75 1 मिलेंगे तो ये भी 1 बनेगा, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया हुआ है जो आपके